अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जहाने रमज़ान। दिस इज़ मंशा पाशा। मैं मंशा पाशा हूँ। मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी पुरानी दोस्त जाले सरहदी। आज हमारा चौथा रोज़ा है माशाल्लाह से, और आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अमल का दारोमदार नीयत से होता है, एज इन जो आपके एक्शंस हैं और आपके इंटेंशंस है, उन दोनों को एक ही सफ़े पे होना ज़रूरी है। दे हैव टू मैच। और ये एक बड़ी एक वैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नीयत, जब हम कहते हैं ना कभी कभी कि इनकी नीयत सही नहीं थी, इनकी नीयत सही नहीं थी, तो नीयत का सही होना जाले, व्हाट डू यू थिंक, हाउ कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए इंटेंशन ये आपको हर जगह बताया जाता है। ये सिर्फ हमारे दीन से नहीं हमें बात मिलती, भले दीन ने तो हमें सबसे पहले ही ये कह दिया था कि अमल का दारोमदार जो भी आपके एक्शंस होते हैं उससे पहले आपकी नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए। और उसके बाद साइंस ने इसको प्रूव किया, साइंस ने जो है इसको बल्कि बढ़ावा दिया। प्रूफ क्या किया? बढ़ावा दिया। और वो मैनिफेस्टेशन के सिचुएशन में कि आपके अगर इंटेंशंस प्योर होंगे ना, तो पूरी यूनिवर्स मिल जाएगी आपकी वो इंटेंशंस आप तक। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में दो लोग हैं जिनका मैं कहती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन जो जाले कह रही है, और यही कि आपकी नीयत क्या हो और आप उस चीज को किस तरीके से अपनी तरफ दुआ के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए अपनी तरफ खींचते हैं, वो एक है मेरी वालदा और एक है मेरे शौहर। और मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप लोगों का जो ये फोकस है ना, मेरी अम्मी, क्योंकि मैं तो एक ऐसे घराने में बड़ी हुई थी जहाँ मेरी 4 बहनें थी और मेरे अम्मी अब्बू दोनों गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे। सो वी डिड नॉट ग्रो अप विद अ सिल्वर स्पून इन आवर माउथ। हमें कोई उस किस्म की आसाइशें नहीं थी जो कि आजकल आप देखते हैं कि लोगों के पास होती है, लोगों के पास होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं। मुझे तो बल्कि बचपन में ये याद है कि मेरी 2, क्योंकि हम सब इकट्ठे स्कूल में थे, तो एक वक्त पे 2 बच्चों का स्कूल की फीस अदा की जाती थी, और जब हमारे पास आती थी तो उस पर रेड मार्कर लगा हुआ होता था हमारी स्कूल की फीस में, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हुई थी, मतलब हमने पे नहीं की होती थी टाइम पे। तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता था मेरे लिए कि मैं जाके वो लेती थी। और मेरी अम्मी का जो था वो विजन अपनी जिंदगी को लेके, यू नो, माशाल्लाह शी इज कम सच अ लॉन्ग वे। हम तो बड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है हमारे साथ साथ हमारे वालिदैन भी, उनकी भी एक ग्रोथ है, उनकी भी ये जर्नी है, क्योंकि उनका जो था ना, एक उनका तवक्कुल बड़ा स्ट्रांग था। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, स्ट्रांग तवक्कुल बहुत जरूरी है, तवक्कुल का स्ट्रांग होना और अपने आप पे और ऊपर वाली जात पे भरोसा होना। और मंशा, मेरी लाइफ की स्टोरी एग्जैक्टली यही है कि हम लोग सब जितने भी कहीं किसी ना किसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं और मेहनत करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो कोई ना कोई चीज को आप पीछे से फुलफिल करने के लिए बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, चाहे वो आपके माली हालात हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपको जिंदगी में कहीं पहुंचना हो, सबने अपने अपने गोल सेट किए होते हैं। सो मेरा भी हमेशा यही रुझान रहा, और नमाज की पाबंदी के साथ साथ, दुआओं के साथ साथ मैंने हमेशा ये सोचा कि आप जो चीज देते हो वो वापस आता है। और जरूरी नहीं कि मेरी इंटेंशन ऐसी हो। मैंने हमेशा, मतलब मेरी इंटेंशन ये हो कि मुझे ये वापस चाहिए। मेरी इंटेंशन ये होती है कि किसी का भला अगर मेरी वजह से हो सकता है तो वो कायनात, वो अल्लाह मियाँ, वो आपके लिए वो रास्ते खोल देता है और वही चीज आपके पास वापस आ जाती है। सो ये चीज का ना होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह के किस्से कहानियां हैं और आपकी जिंदगी में भी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज है, प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं जहाने रमजान, ओनली ऑन 365 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर शो जहाने रमजान। और अभी हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी गेस्ट, जबरदस्त पर्सनालिटी है। बल्कि जाले जब से वो आई हैं वो कह रही हैं, जाले ओजीज इन द हाउस, ओजीज इन द हाउस। यस, इनको हम ओजी मानते हैं, और जो हम काम कर रहे हैं उनके उस पर तो उन्होंने बहुत काम किया है, अबूर हासिल किया है बल्कि। एंड जाले विल डू द इंट्रोडक्शन। जाले की बहुत पुरानी दोस्त नहीं? जी, पुरानी दोस्त मेरी तो, मेरे जो करियर का जब शुरुआत हुआ था तो हमारा एक सर्टन चैनल के साथ हुआ था, और उस चैनल से ये भी वाबस्ता थी, मैं भी वाबस्ता थी, मुलाकातें भी होती थी। We've actually grown in the business, if I may. I've grown watching her. And yes, grown watching me also. Yes. Let's just say it. Let's get the elephant out of in the room. Let's just निशानदेही करें। सो ओजी की बात होती है ना, तो अगर आप होस्टिंग के नाम से सिनोनिमस किसी को मानते हैं तो वो 2-3 ही नाम है हमारी इंडस्ट्री में, और हर किस्म की होस्टिंग, हर फन मौला, हर किस्म। अच्छा, जाले ने कल मेरे साथ एक गेसिंग गेम भी खेली, क्योंकि उन्होंने कहा शी इज कमिंग टुमारो एंड शी इज द ओजी। मैंने कहा, मैंने एक नाम दिया, जाले वाज लाइक
मंशा ओजी तो यही ओजी चल रहा है. तो लेट्स नॉट मेक आवर guest wait anymore. Nadia, so glad to have Nadia Khan in the house. थैंक यू सो मच. मैं तो आपसे बहुत पहले की आई हुई हूँ यहाँ. हाँ, आप पहले की आई हुई हैं, लेकिन इस सेगमेंट के लिए आप जो हैं नहीं है हमारे लिए. थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. रमजान मुबारक. ऑल जस्टिफाइड नादिया, ऑल जस्टिफाइड. आप बताएं आपको कैसा लग रहा है 365 में हमें ज्वाइन करके और इस तरह की एक डिफरेंट चीज को अटेम्प्ट करके, क्योंकि न्यूज इज ऑलवेज ऐसे हो गया है कि अब अगर कोई चीज नहीं अच्छी होती ना, वाइब आ जाती है, पता चल जाता है कि यार दिस इज नॉट फॉर मी. आप एज में एक जगह ऐसे पहुंच जाते हैं कि आपको क्लियरली पता है कि आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस. तो मेरा भी आज वो एक टेस्ट था और मैं सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी कंफर्टेबल. मुझे बहुत अच्छा लगा. एक तो कुछ नया है, सीरियस है, और एंटरटेनमेंट के आई थिंक जो शोज हैं उससे मैं उस फॉर्मेट से तंग आ गया. मैं बहुत अरसा मुझे लगा कि शायद एक और लेवल पे जाएगा, शोज मॉर्निंग शोज एक और लेवल पे जाएंगे, नहीं गए, बल्कि नीचे ही आते गए. तो मुझे लगा देन मे बी इट्स टाइम दैट आई ट्राई समथिंग न्यू, अपनी कंफर्ट जोन से निकल के. और अब तो सीख भी इतना लिया, जो विजडम आती है विद टाइम वो भी है. आई फील आई एम स्पीकिंग बेटर, आई एम गॉन थ्रू सो मच. इतना कुछ आप सीखते हैं तो अब तो और कहानी है बताने को. बिल्कुल. और नादिया, आपने जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त नहीं था ये रिवाज मॉर्निंग शोज का. This basically started with you. Yeah. You know, you were the first person. And it's high time कि अब आप एक और रिवाज शुरुआत है ना, कीजिए. बिल्कुल. और ये तो आपको ट्रेंड सेटर होना चाहिए ना. ये जो लोग अपने आप को बना लेते हैं एक बॉक्स का हिस्सा, उससे बाहर निकलना आप बताएं कितना जरूरी है. जो लोग देख रहे होते हैं वो भी यही बहुत जरूरी है. आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना. एक चीज हो गई, आप उसमें जबरदस्त कर लिया आपने अचीव, उसके बाद देन यू हैव टू मूव ऑन, ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट, ताकि आप इवॉल्व करें. तो ये बल्कि लोगों को भी हैरानी हुई होगी कि यार ये न्यूज चैनल पे क्या कर रही है, न्यूज शो. तो ये एक इंफोटेनमेंट शो है. पहली बात तो ये कि बहुत एकदम सीरियस नहीं होगा, लेकिन जो ऑब्वियसली हमारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल हो, जो मुल्क में चल रहे हालात, उस पर जरूर बात करें. मुझे पसंद है, मैं बताऊं, मुझे इस सब चीजों का शौक है. लेकिन ये और बात है कि एंटरटेनमेंट वाले शोज में हम ये बातें करते नहीं थे और होता था नहीं ये नहीं करें, उसको बुला लें, ये बस रौनक लगा लें, मसाला हो जाए. वो आई वॉज डन विद दैट. मुझे लगता था कि अब मैं ये नहीं कर सकती. ना मुझे मजा आता है, ना मैं एंजॉय करती हूँ, आई फील कि आप फ्रिवलेस लगते हैं. अच्छा नादिया, आई वुड लाइक टू आस्क कि आप माशाल्लाह से आपने इतना ज्यादा काम किया है हमारी इंडस्ट्री में. What is the major change that you have seen over time? कि क्या चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में जो बेहतर हुई है, क्या चीज़ है जो बदतर हुई है. बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर जो है वो आपको फील होती होंगी अब आप जब देखती होंगी कि यार पहले ऐसा नहीं होता था. सबसे पहले तो मॉर्निंग शोज ही जो इनका हाल हुआ. अब एक चीज जो इतनी कमर्शियली सक्सेसफुल है, जिसपे जो चैनल ड्राइवर थी, पता है कि बिजनेस जो मेन आता था मॉर्निंग शो से आता था चैनल्स का. एड्स वालों को जगह नहीं मिलती थी कि यार एड कहाँ प्लेस करें, सिफारिशें आ रही हैं, ये वो, यार इतना से सेकंड्स दे दो, नहीं मिलते थे. तो जब एक इतना परफेक्ट टाइम चल रहा हो, वो ये भी मैं कहती हूँ कि एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली व्हाट डिड हैपन, है ना, व्हाट हैपेंड. ट्रेंड चेंज हुआ है. बिकॉज मैं जाले से यही बात कर रही थी कि मुझे लगता है कि अब मॉर्निंग शोज का ट्रेंड, नॉट दैट बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट कर रहा है और लोग लेट नाइट शोज की तरफ ज्यादा उनका रुझान जा रहा है. तो ऐसा है, डिटीरिएट हुआ एक कोई चीज की, ठीक है ना, फॉर द हेक ऑफ कि भाई लोग देखें, वायरल हो जाए, ये हो जाए, पकड़ लिया और गलत चीज हुई. अच्छा, गलत चीज लोगों ने देखी. अब क्यों हम भी कोई देख लेते हैं कुछ अजीब सी चीज, तो हम देखते तो हैं, लेकिन कहते हैं यार क्या फजूल चीज थी. चैनल्स को लगा कि यार ये तो हिट है, ये फॉर्मूला, ये लोग देखना चाहते हैं, और दिखाओ और दिखाओ. तो इस तरह ये चीपनेस चलती गई, बीच में आया एक दौर. हाँ बिल्कुल, एक आया. हम अजीब चीजें कर रहे हैं, हम शादियों पे आ गए, हम बारातों पे, रस्मों पे, गोद भराई, जूता छुपाई. इसने देखो ये गलत है, कुछ रूल्स हैं गेम के. जब आप इतना आउट चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेथ होती है, एकदम नहीं मरते हैं आप. वेंटिलेटर पे भी आए, हर उरूज को सवाल वैसे ही है. बिल्कुल. लेकिन ये चीज पता, हमारा एक फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था, वैसे चलना चाहिए था, हर चैनल पे चलता था, एवरीबडी वाज डूइंग वेल और लोग देखते थे. You think it should come back? You think that formula should come back? हेल्थ और फिटनेस के ऊपर भी बात हो, करंट अफेयर्स के ऊपर भी बात हो. आप चाहेंगे कि जो आप अभी शो कर रही हैं, स्टार्ट किया है, तो उसमें इस तरह की कहानी, ऑब्वियसली रमजान के हवाले से कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बाद जब हो सिचुएशन तो ऐसे चेंजेस आना चाहेंगे आप? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. अब तो हम एक हमारे पास सेगमेंट्स ही नहीं रहे शोज में, तो एक ही चीज पे बात चलती जा रही है, चलते जा, आहिस्ता ये स्लो डेथ हुई. तो बहुत कम शोज हैं और मुझे लगता है कि इस अरसे में न्यूज चैनल्स के जो शोज हैं उन्होंने बेहतर किया. अच्छा, आई थिंक एक वो ज्यादा नोटिस हो रहे हैं. हाँ, आई थिंक एक चीज जो मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा है. बिकॉज अब जो है ना, अब जो है लोगों के टेस्ट बदल गए.
आई थिंक कि विद द न्यू जनरेशन उनको इतना नहीं चाहिए, ये जो सारी चीजें आप कह रही थी ना कि शादियां हो रही है, ये हो रही है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज देखना चाहते हैं, और मे बी उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। डू यू थिंक सोशल मीडिया? मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि गोइंग बैक टू द बेसिक्स ट्राई करें, नहीं हुआ। आई जस्ट फेल्ट कि इतना डैमेज हो चुका है कि उस पर वापस जाके मैं भी अभी कुछ बेहतरी नहीं कर सकती, कि मुश्किल है। तो न्यूज वाला ये जो शोज हैं, ये फॉर्मेट है, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग है। और जब आप अच्छा बोलने वाले हों तो आपको फिर ये चैलेंज जब मिलता है तो बड़ा मजा आता है। आई एम लर्निंग सो मच एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और ये भी था कि यार चैनल से चैनल की स्क्रीन, मेरे भी बहुत मसाइल थे। अच्छा, इंसान के अपने मसाइल होते हैं ना, तो फिर आपको होता है नहीं ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, बिकॉज आपको होता है कि हम ऐसी चीज में एक तो पाँव रख रहे हैं जो नहीं है। स्टार्ट करना बहुत आसान है, बिकॉज आप एक ब्रांड नहीं है, आपको कोई जज नहीं कर रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी कर लो, आप रिलैक्स हो। मैं ना थोड़ा ब्रांड बनते हो ना, फिर मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मैं डायरेक्शन चेंज करना चाह रही थी, और वो मैं ये करना चाह रही थी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अभी नादिया से भी यही बात कर रही थी कि बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो मिलियंस की तरह हैं, जैसे मंशा सेड, कि जब देखो चेंज लेकर आते हैं भाई, ऐसे दुनिया भर में ऐसे लोग हैं, सिंगर्स हैं, ठीक है, who are always bringing something new to the table. आप भी अपने अपीयरेंस में जो है ना नादिया, ऐसा कोई यो होता है ना आपका हर बार, फिटनेस के हवाले से और रमजान के हवाले से, if you want to share something with the audience, what do you do? यार ये जो मुझे लगता है जो डाइट सब पे काम करती है, मेरे पे काम नहीं करती। एक होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म, एक होता है स्लो मेटाबॉलिज्म, एक होता है ढीठ मेटाबॉलिज्म। आई एम अ ढीठ। ये तो मुझे नहीं लगता नादिया वैसे नहीं, नॉर्मल डाइट नहीं काम करेगी। जो मेरी फ्रेंड्स का मैं देख रही हूँ ना कि खाने की क्वांटिटी कम कर दी, पतली हो गई, वॉक शुरू कर दी, पतली हो गई, ठीक है जी, थोड़ा जिम जाने लगी। मैं जिम से गेन कर लेती थी, उल्टा ऐसे कर रही हूँ, गेन कर रही हूँ, मसल बिल्डअप। तो वो मैं तो ऑफ हो जाती थी। मैं कहती यार उनको इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो ये खा रही हैं, फिर ये कीटो की हाई प्रोटीन, आई थिंक आप बीमार ज्यादा हो जाते थे। लेकिन वेट लॉस, मैंने एक दिन 7 दिन घर में बंद होके डिटॉक्स डाइट की, सिर्फ जूसेस की। 7 दिन मैं, हाँ, दुबई में अपने घर से मैं निकली नहीं। वो आते थे बस 4-5 बोतलें देनी, उसमें एक जूसेस ही होते थे हर तरह के, कोल्ड प्रेस्ड। वो मैंने की, 8वें दिन वजन किया, 1 भी पाउंड नहीं कम हुआ। So, अच्छा, अभी क्या आपका चल रहा है? अभी कुछ you look fantastic. मैं यही जाले, हम पहले यही बात कर रहे थे कि मेरा थोड़ा सा भी वजन चढ़ता है तो मुझे होता है अल्लाह गिरेगा कैसे, बट यू आर somebody who can gain and lose, and you know, और हर किस्म के, हर साइज के कपड़े होंगे आपके। 2 महीने में भी आले को मैं डिफरेंट लगूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं जब मुलाकात होती है एक नई नादिया से मिलती हूँ, मैं थोड़ी देर लगती है मुझे पहचानने में। अभी भी एक तकरीब में आपसे मुलाकात हुई थी, it took me a while, मेरे सामने खड़ी हैं ऐसे, और मुझे थोड़ी, अरे नादिया, लिटरली ये हुआ। स्क्रीन पे फिर भी ज्यादा होंगी, ये तो पता नहीं क्या है। नहीं, वो तो स्क्रीन तो हमारा बढ़ाता है, और जो मिलता है ना, हमारे यहाँ लोगों का प्रेशर इतना है, घर में नहीं प्रेशर, लोगों का है। अरे टीवी पे आपको देखा बहुत मोटी लगती है। अच्छा, मोटी सबको कहते हैं, मोटी सबको। अच्छा, मोटी लफ्ज इतना बुरा लगता है आपको। आप ये कहते हैं कि आप डिफरेंट लगती हैं, लेकिन आप वैसे तो बहुत स्मार्ट हैं। फिर उसके बाद फौरन अपनी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि मैं तो पता है, मैं मेरा जवाब, मेरा तो मसला चल रहा है। मेरा जवाब पता है क्या होता है? मैं आपके घर में प्लाज्मा है या एलईडी है? इसकी वजह से मोटे पतले लगते हैं। मुझे ऐसी आंटियां मिली हैं जो कि इस तरह की बातें करती हैं, आप तो यंग लगी, टीवी में तो बहुत ही बढ़िया। लोगों के पास और कोई बात नहीं है। जब आप फैन से मिलते हैं, हम कहीं जाते हैं, मैं कहती हूँ मैं कोई अच्छी बात करूं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बोलूं, नहीं, एक ही बात होती है, छोटा बड़ा वजन। वी आर ऑब्सेस्ड विद फिजिक्स, वी आर ऑब्सेस्ड विद जजिंग अदर पीपल, बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो नहीं देखती, मैंने कहा मैं तो नोटिस नहीं, पता मेरा ये मसला है। मैंने कहा आपका कोई मसला नहीं, मैंने नहीं पूछा आपसे, यू आर फाइन द वे यू आर। लोग आई थिंक सेलिब्रिटीज को देख के ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार हम सही नहीं, आप बहुत प्यारे हैं, आप जैसे भी, आप हमारे फैंस यार, इससे प्यारी बात क्या होगी? बिल्कुल ट्रू। अच्छा, मुझे बताइए रमजान के हवाले से, ठीक है, राज मैंने फिर भी नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया। सारी बातें मैं अच्छे 2 मिनट के लिए चुप हूं, मैंने कहा सारी बातें घूम फिर के नादिया ने ये नहीं बताया कि व्हाट शी डज। सालों का एक्सपीरियंस है, जो बताना है, जो छुपाना है वो छुपाना। थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ। नादिया के बारे में ज्यादा जानना है ना, तो नादिया का जो यूट्यूब पे चैनल है ना, उस पर आप जाइए, आप वीडियो कीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है वहाँ पे। तो रमजान में आपकी क्या सिचुएशन होती है? हम लोग जो भी आता है, ये हमारे रिवायती सवालात हैं, ठीक है, कि आप इफ्तारी में क्या खाते हैं और सहरी कैसे होती है, और उसमें वर्जिश, और क्योंकि रूटीन ऑब्वियसली चेंज हो जाती है नादिया। सो व्हाट चेंजेस आर देयर इन योर लाइफ ड्यूरिंग रमजान? अच्छा, मेरा नॉर्मली, क्योंकि मैं बहुत स्मॉल मील्स खाती हूँ और बहुत फ्रीक्वेंटली, असल में चलो मैं बता ही, ये राज है कि जो मेरे ऊपर डाइट काम करती है, स्मॉल मील्स 7-8 मील्स हो जाएं, बट वेरी स्मॉल मील्स, एंड आई ईट एवरीथिंग। कैन यू इमेजिन? मेरा दिन शुरू होता है मीठे से। मैं पिंडी की हूँ ना, तो चाय और आप पिंडी की? मुझे पता भी नहीं था ये। अरे पिंडी, हाँ, पिंडी के लोग हैं जो लड़के लड़कियां दोनों, हम लोग जब बड़े हुए ना, हम चाय बिस्किट से बड़े हुए।
खाना मिले ना मिले, हमें इतनी आदत है, आई थिंक माँ बाप खिला देते थे, अच्छा छोड़ो अभी खाना रेडी नहीं है, बिस्किट खाओ। स्कूल में बिस्किट हर जगह हमने इतने खाए कि हमारी आदत है। तो अभी भी मेरी ना, ये सहरी आपकी मेरी है, मेरा चाय ब्रेकफास्ट, चाय बिस्किट तो जरूरी है। Really? हाँ, सहरी पे अब मैं क्या करती हूँ, सहरी पे नहीं लेती, अफ्तारी के बाद। अच्छा, अफ्तारी सबको पता है, मैंने पहले भी मैं बताया होगा कि मैं समोसे खाती हूँ बस, चटनी समोसे बचपन से। यार नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद चाय बिस्किट और फिर थोड़ी सी फ्रूट चाट और खत्म, दैट्स इट। मुझे कोई खाना अच्छा नहीं लगता उस वक्त। और सहरी जो है कभी कभी नहीं भी करती, लेकिन वैसे सीरियल खा सकून, मुझे तो किसी को तंग लाइट हो जाता है ना। हाँ, किसी को तंग भी ना करे ना, अब ये बना दो वो करा दो, उनका भी रोजा होता है, तो मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ सीरियल। ये ना मुझे लगता है नादिया ने बड़ा रिवायती सा जवाब दिया। जब हम किसी से पूछते हैं आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, तो उनका जवाब आता है हम पानी पीते हैं। तो ये वाली कहानी हमें नादिया ने की, समोसे खाती हूँ। मेरा बिल्कुल उल्टा है, मैं इतना कम पानी पीती हूँ याले कि यू हैव नो आइडिया। मेरी फैमिली में ना ये आई थिंक कंडीशन है, मेरी बहनें नहीं पी सकती, मम्मी को मेरे इसके कोई बीमारी का नाम होगा जरूर, आप जो ढूंढते हैं इसमें कुछ है मसला। जब हैं आप पानी पीते हैं आपको लगता है आप डूब रहे हैं, आपका सांस हाइड्रोफोबिया? नहीं, वैसे तो मैं बड़ी नहीं स्विमिंग विमिंग करती हूँ सब। हाँ, तो हाइड्रोफोबिया पानी पीते हुए मेरा ना सांस रुकता है, मुझे या शायद सबका ही रुकता है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं आई एम ड्राउनिंग, अजीब सा एक घबराहट देयर इज, बिकॉज यही अगर मेरी मम्मी को था, मम्मी उसमें हम लोगों की फैमिली में मैं स्ट्रगल करती हूँ कि मेरे 2 ग्लास हो जाएं किसी तरह। तो उसमें ये कि फिर गर्मी में बाहर खड़ी रहती हूँ, वॉक करती हूँ, उसमें फिर पानी ज्यादा पी लो, लेकिन मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, जो कि बड़ी बुरी बात है। पीना चाहिए। थैंक यू सो मच नादिया। हम आपको अब इंशाल्लाह हर दिन देखते रहेंगे। आपको मजीद हम नहीं बुलवाना चाहते क्योंकि अभी उन्होंने ऑलरेडी शो किया एग्जैक्टली, और पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि रोजा होगा। जिम में थक जाती हूँ, बोलने से नहीं थकती, मजा आता है स्पेशली जब आपके जैसे। बट वेलकम, खुशामदीद हमारे C65 के फैमिली मेंबर बनने के लिए। और नाज़रीन आप देखते रहेंगे नादिया को जहाने रमजान में। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक इजाजत चाहते हैं और आप लोग से ये कहते हैं कि एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे जहाने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन टू जहाने रमज़ान। अभी नादिया थी हमारे साथ और उन्होंने बड़ी मज़े की हमें बातें की कि इंडस्ट्री हमारी किस तरीके से चेंज कर रही है, इवॉल्व कर रही है, और इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। लेकिन अभी हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक डेफ रीच है उनका नाम, जो कि जी एक स्कूल है। और हमारे साथ हैं महरीन अबरार जो साइन लैंग्वेज क्रिएशन मैनेजर है, उनके साथ है सैयदा नायाब अली जो एक अलुमनाई स्टूडेंट है, एंड शी इज ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम, शी इज टीचिंग देयर करिकुलम। जी बिल्कुल सिखा रही। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है महरीन कि वैसे तो अगर आप वाकिफ हो ही, मदीहा इफ्तिकार से एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है हमारे लिए, वो मैडी है। तो ये मैडी की बहन भी हैं और मैडी इज ऑलवेज बीन एन एडवोकेट फॉर डेफ एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस स्कूल का हिस्सा है। तो मुझे बताइए कैसे ये हुआ, आप कैसे इस स्कूल का हिस्सा बने? सो एक्चुअली द बैकग्राउंड इज वही कि अब्बू की वजह से आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से ही डेफ लोगों के साथ काम कर रहे थे, देन एग्जैक्टली बोलते हाथ। एंड देन फिर उसके बाद व्हेन आई केम टू कराची, तो डेफ रीड स्कूल बेसिकली रिचर्ड गेरी इज द फाउंडर ऑफ डेफ रीड स्कूल। ही वॉज इन अमेरिका, उनके अपने एक बेटे थे जो डेफ थे। देन ही केम पाकिस्तान 35 ईयर्स बैक, और फिर उन्होंने यहाँ देखा कि डेफ के लिए एजुकेशन नहीं है। तो एट दैट टाइम उन्होंने फिर जो है वो यहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की, और यहाँ स्कूल का सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो उससे ये हुआ कि अब माशाल्लाह आफ्टर 35 ईयर्स वी हैव अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह, और जहाँ पे हमारे पास चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं, और माशाल्लाह वी हैव 9 पेरेंट कैंपसेस और इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। और कहाँ है, कौन हमारे हैं 5 इन सिंध, कराची है, नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, टंडुवाला यार, देन इन जेहलम, लाहौर और नौशहरा एंड सजावल। सो माशाल्लाह अभी हमारे ये 9 स्कूल्स माशाल्लाह रन हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट 2200 स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं इस टाइम। और दिस इज व्हाट डेफ रीच जो कि बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, देन मंशा प्लीज आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। यस,
So, मेरा स्पेशल सवाल यह है कि जनरली स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, सुनाई देना नहीं, बात नहीं होनी, या किसी ना किसी हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो लोग समझते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो अब रुक गई है, वो आम लोगों की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। सो आप अपनी स्कूल की मुनासबत से और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू प्लीज बताइए कि ये सारी चीजें मुमकिन है अगर प्रॉपर स्कूलिंग हो और प्रॉपर इंस्टीट्यूट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो डेफ कम्युनिटी है ना, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम अगर चाइना चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी तो क्या वी आर डिसेबल? हम डिसेबल नहीं है। इट्स अप टू अस कि हमने वो लैंग्वेज सीखनी है और हम उसमें जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन, तो बाकी दे कैन डू एनीथिंग। इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये हेयरिंग लोगों से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, हर फील्ड में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे नायाब जो है ये खुद जो है हमारे पास, इसने अभी बीए तक पूरी एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली बीए इसने कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह। अब ये हमारी अपने ही स्कूल में जो है जॉब करी है, जहाँ पे ये करिकुलम बच्चों का डेवलप करी है, क्योंकि जो इसने लर्न किया और फिर उसमें जो उसको लगा कि नहीं इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो ये अब उस करिकुलम में जो है वो अपने एक्सपीरियंस को वो ऐड करके वो बच्चों को मजीद इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। कुछ बच्चे बैंकर्स हैं, कुछ जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो काम कर रही हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 1800 हम जॉब प्लेसमेंट्स करा चुके हैं बच्चों की। तो नायाब, हम आपसे भी जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आप हमें जरा एक आध चीज कोई सिखाएं साइन लैंग्वेज में। मुझे और जाले को हम बोले वेलकम टू जहाने रमजान, बिकॉज आई थिंक ये बड़ा जरूरी है और आई वुड लाइक टू नो हाउ टू डू इट। ये वेलकम रमजान जहान। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी कितना लंबा था आपका ये पीरियड स्कूलिंग का, और अब आपने बीए भी कर लिया है, तो आपने ये सोचा कि यू वांट टू गिव बैक, जिस स्कूल से आप वाबस्ता थी आप उसको वापस जो है ज्वाइन करना चाह रही थी, तो आपकी कैसी थी आपकी स्कूलिंग, आपका एक्सपीरियंस कैसे था कि आपका दिल चाह कि आप वापस वहीं पे गिव बैक करें? क्योंकि मैंने जितना कुछ वहाँ से लर्न किया और जो चीज़ें मैंने मैंने जो है जितना कुछ लर्न किया, और फिर मैं ये चाह रही थी कि जितना कुछ मैंने सीखा है और उसमें मैंने मेरी अपनी जो लर्निंग है मैं आगे उसको जो है ट्रांसफ़र करूँ दूसरे बच्चों में भी, और मतलब उनकी लाइव्स भी चेंज करूँ। तो ये बेसिकली मेरा गोल था, क्योंकि मैं पहले जब छोटी थी तो मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, पेरेंट्स इशारे नहीं करते थे, तो ये साइन लैंग्वेज मैंने सीखी, एजुकेशन हासिल की, इसकी सारी वजह जो है वो डेफ रीच किया, और डेफ रीच ने मुझे इतना सपोर्ट किया क्योंकि वो फ्री एजुकेशन देता रहा हमें, फ्री ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये फ्री एजुकेशन है? फ्री एजुकेशन, ये प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, ये फ्री एजुकेशन है 35 ईयर्स से, जो ये 35 पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको। बेसिकली ये टोटली डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम एजुकेशन के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, इवन वन टाइम लंच जो है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हेल्दी लंच डेली बेसिस पे उनको मिलता है। इसके अलावा उनको हम स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंट सिखा रहे हैं ताकि एजुकेशन के साथ साथ उनके पास स्किल्स भी हों। तो ये पूरा एक पैकेज है माशाल्लाह, और बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्किल्स सीख के, क्योंकि ये इस तरह है क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनकी इतनी कम्युनिकेशन नहीं है, पेरेंट्स को उनकी लैंग्वेज, तो पेरेंट्स को भी तो सिखाना होता है। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं। बिल्कुल। सो व्हाट इज दैट प्रोग्राम? दैट इज पेरेंट्स साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके अलावा हम पेरेंट्स एजुकेशनल लाइफ स्किल्स प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो वो फिर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको भी हम पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, उनको लेकर आते हैं ताकि हम उनको ये लैंग्वेज सिखाएं और जो बैरियर है वो अपने बच्चों के साथ खुद कम्युनिकेट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा नायाब, एक और मेरा आपसे सवाल होगा कि हम लोग बातें करते हैं, जो है अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जिन लोगों की, जिन बच्चों की या जिन लोगों की कोई डिसेबिलिटी होती है, उनसे कभी कभार कोई ऐसी बात कर लेता है कोई कि उनका दिल जो है ना छोटा हो जाता है। हाँ। तो आप क्या चाहेंगी, आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, और आपको लगता है कि अभी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, या आपको लगता है अब लोग अवेयर हो गए हैं और उनको समझ आ गया है कि ये जो चीज़ें हैं इनके साथ सेंसिटिविटी कैसे दिखानी है?
वो कह रही हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा जो मेन बैरियर है वो ये है कि किसी को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, लोगों को जो है जब लैंग्वेज नहीं आती तो वो हमें डिसेबल समझते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी डेफरिच को जो वेबसाइट है उसमें साइन लैंग्वेज के पूरे हमारे पास लेसन्स हैं, सब कुछ है। दे शुड लर्न ताकि हमारा उनका कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो खत्म हो। अब जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, तो मैं बिल्कुल अपने आप को निगलेक्टेड फील करती हूँ। नहीं, निगलेक्टेड नहीं है, कम्युनिकेशन हमारी ट्रांसलेटर यहाँ है। जब लोग आपस में बात करते हैं और हमें बीच में हम नहीं उस कम्युनिकेशन में डिस्कशन में नहीं होते। एक्चुअली अब्रॉड भी जो है ये बहुत दफा मैंने देखा है कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं जैसे यूके वगैरह में, तो एक बंदा साइड पे जैसे यहाँ एक खड़ा एक बॉक्स बना होता है एंड देयर समबडी जो ट्रांसलेट कर रहा होता है फॉर द व्यूअर्स जो जिनको कोई हेयरिंग डिफिशिएंसी हो या हेयरिंग लॉस हो या हो, तो यहाँ पे ये सब होना बहुत जरूरी है। आई थिंक इस चीज की जो है ना अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और इसी वजह से कॉन्सर्ट्स तक में हो रहा होता है कि नीचे एक बंदा खड़ा होता है जो गाने गा रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं साइन लैंग्वेज में। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इस चीज की कमी है। बिल्कुल, अब तो काफी स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि दिस इज द ओनली लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सो दे आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, जिसमें कि एक तो एजुकेशन है, फिर उसके बाद जो है यही इंटरप्रेटिंग, तो कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा इंटरप्रेटर्स जो हैं वो तैयार कर सकें। हमारे PSL कोर्सेज होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम डिजिटल करिकुलम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज दैट? अच्छा, डिजिटल करिकुलम इज लाइक के जो डेफ लोग हैं वो बेसिकली जो मेन स्ट्रीम्स करिकुलम है वो उतना यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए मोस्टली विजुअली आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसमें साइन लैंग्वेज के साथ आपको एनिमेशन और पिक्चर्स एंड वीडियोज़, ताकि वो उसको भी जल्दी जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। फाइनली यस, हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये एक और चीज मालूम करती है, आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस, ठीक है, कि कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो आपके स्कूल में सिखाए जाते हैं और कहाँ कहाँ इनकी जॉब प्लेसमेंट्स हो सकती हैं? अभी हमारे स्कूल में डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स सिखाए गए, जैसे सफायर है हमारे लाहौर कैंपस में, और क्या कहते हैं, इसके अलावा और टेक्सटाइल मिल्स हैं जहाँ पे हमारी जॉब प्लेसमेंट बहुत सारे बच्चे जो हैं, और हम सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए जॉब प्लेसमेंट नहीं कर रहे, वी आर वर्किंग फॉर द होल डेफ कम्युनिटी। तो जब भी जॉब्स आती हैं ये लोग कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कोशिश करते हैं कि वैकेंसीज निकलें डेफ के लिए, एंड देन दे आर जस्ट ऑफरिंग टू एवरीवन, और फिर हम वहाँ पर उनके इंटरव्यूज करवा के उनको वो करते हैं। तो IT स्किल सिखाते हैं, बैंक्स में बच्चे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में दे आर वर्किंग, PSO में है, शेल में है। इसको एज अ क्रच नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको, और ये आप लोगों की तरफ से बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। इनफैक्ट मैं ये यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, अगर आप डॉलमेन मॉल और ऐसी जगहों पे जहाँ पे वहाँ पे वी हैव वैलेज, ऑल ऑफ देम जो एक डेफ सिचुएशन से आए हैं, दे ऑल डेफ एंड दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, बस जाते जाते मैं एक क्वेश्चन और नायाब से पूछूंगी। नायाब, आपकी हॉबीज क्या है? हाँ, क्या हमने आपसे वैसे बड़े सवाल कर लिए, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर हॉबीज? ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक है, और क्रिएटिविटी, क्रिएशंस वगैरह का मुझे बहुत शौक है। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने इतना इंस्पायर किया हमें। और नाज़रीन, अगर आप जो है वो रमजान का महीना है, अपनी ज़कात निकालना चाहते हैं या चैरिटी करना यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन टोटली जो है रन कर रही है डोनेशंस पर, और हमारे इतने स्कूल्स हैं, हम सैटेलाइट स्कूल्स भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। वी हैव 10 सैटेलाइट स्कूल्स नाउ, माशाल्लाह, एंड नाउ वी हैव अ टारगेट कि हम 50 सैटेलाइट स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट करें। हमारा पर बच्चा जो है कॉस्ट दैट इज 15,000। तो हम हमारी स्पॉन्सर कर सकते हैं एक बच्चे को, बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं, इवन क्लासरूम को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर फुल क्लासरूम स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ये हम बताते भी रहेंगे। सॉरी, टाइम थोड़ा सा हमारा शॉर्ट होता है, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग अस। बड़ा अच्छा लगा, और मैं यही चाहूंगी कि अगर आप ज़कात नहीं निकाल सकते तो काइंडनेस भी एक ज़कात है, तो किसी से कोई अच्छी बात करना वो भी एक नेकी का काम है। तो छोटी सी ब्रेक लेके फौरन वापस आते हैं। जहाने रमजान देख रहे हैं आप। खुश आमदीद, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहाने रमजान 365 न्यूज पर। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मेरी खूबसूरत को होस्ट मंशा बाशा। और आज हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और आज का शो बड़ी खूबसूरत चीज से जो है उसकी शुरुआत हुई है। और हमने बात की थी कि अमल का दारोमदार नियत पे है, उस पर हमने थोड़ी सी रोशनी डाली। इसके अलावा हमारे पास एक न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है, जी, नादिया खान ने, जी। एंड देन वी वर जॉइंड बाय 2 वेरी अमेजिंग पीपल फ्रॉम डेफरी स्कूल। और इसी अमेजिंग
चीज को हम बरकरार रखते हैं और हम कहाँ हम जाएंगे वापस नहीं, अभी हम वापस अपने टॉपिक की तरफ पहुंचेंगे जो है अमल के दारोमदार। हमारे साथ हैं हमारे हैप्पीनेस कोच बुरहान शाह, जिनके साथ हर दिन हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अमल का दारोमदार नियत पे है। नियत पे है। तो मुझे ये बताइए नियत कितनी जरूरी है? मतलब बहुत दफा लोग कहते हैं कि क्या नियत करना जो है हमें वर्बली करनी होती है? जैसे रोजा भी हम रखते हैं तो कहते हैं नियत करना, अपने रोजे की नियत करनी है तभी आपका रोजा है वरना फाका हुआ। तो इवन हमारे जो है उसमें भी रमजान में भी हमारी गाइडलाइंस है कि आपने नियत करनी है और तभी रोजा कबूल होगा। तो इसका मतलब है नियत एक बहुत जरूरी चीज, इम्पोर्टेंट चीज। बिल्कुल है। और नियत एक तरह से ना आपका एक पैरामीटर गेज भी करता है। ठीक है। वो आपको एक तरह से बताता रहता है कि भाई आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो, अकॉर्डिंगली वो एक और नियत इज एन इंटरनल डायलॉग, ये आपकी अपनी गुफ्तगू है आपने अपने साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ से डिट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हमें वही अपनी आवाज़ कान में आती है, वो है वो नियत जो हमें उस लाइन पे रखती है, उस जगह पे पेश कदम रखती है। जैसे आप वज़न कम करना चाहते हैं, आपने नियत कर ली कि भाई मैंने वज़न कम करना है और वो मंडे आएगा इंशाल्लाह, उस मंडे को मैंने जिम जाना है, वो मंडे नहीं आके दे रहा, तो नियत तो है। अब थोड़ा सा अमल जो है, इंटेंट हमने तो किया है, अमल भी करना अमल भी उतना जरूरी ही है। जरूरी है। तो उसका सफर जो है ना नियत तो फिर से ये लेके कच्ची अमल तक नियत का हुई ना। सफर। कच्ची हाँ, अगर आपने उस पे अमल क्योंकि ये बहुत अच्छी बात की आपने, नियत एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो होती कच्ची ही है, अमल उसको पक्का बना देता है। बिल्कुल, तो दोनों का सफर जो है वो प्रोसेस जो है वो। सो आपने क्या नियत को जिस तरह से एक्सप्लेन किया तो इससे तो हम विल पावर की तरफ भी आ जाते हैं कि आपका will क्या है। मंशा आपकी क्या है? आपकी मंशा है जी, अगर आपकी मंशा है किसी चीज को लेके तो आपने सिर्फ नियत नहीं करनी, आपने उस पर अमल भी करना। हाँ बिल्कुल। तो आप कह रही थी कुछ याले नहीं, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही थी कि विल पावर जी मुतरादिफ है। देखें ना, ख्वाब देखना, अब कहा ये भी चाहते कि ख्वाब देखें, ख्वाब अच्छी चीजें देखें, मगर सिर्फ ख्वाब ही देखते रहे तो फिर आप तो शेख चिल्ली बन जाएंगे कि एक दिन आएगा, भाई वो कब आएगा? एग्जैक्टली। आपने यू नीड टू टेक दैट स्टेप फर्दर। और यहाँ पे जो चीज़ है वो ये भी है कि आपकी जो नियत, जैसे आपने शुरू में कहा अपने इंट्रो में कि अमल का दारोमदार नियत पर होता है, वो नियत एक्चुअली ये भी है कि वो आपका अपना वाई भी बताता है। देखें वो एक कॉन्सेप्ट है वो। बुरहान, हमारी नियत बहुत अच्छी है लेकिन हम क्या करें, हम न्यूज चैनल का हिस्सा हैं। न्यूज चैनल का हिस्सा है तो हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना बुरहान होगा। हमारे साथ है। बुरहान हमारे साथ हैं और हम किचन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये छोटा सा ब्रेक है और कुछ एडवर्ट्स हैं जो आपको देखने। वेलकम बैक टू आवर शो जहाने रमजान। और ब्रेक से पहले हम बुरहान शाह से बातें कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक है अमल का दारोमदार नियत पर होता है, उस पर हमारी ज़रा बातचीत हुई, लेकिन अभी हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। एग्जैक्टली और ये इस टॉपिक को भी हम आगे लेके चलेंगे। और जिस तरह से आज हमारे प्रोग्राम में सारे रमजान के रंग हैं, तो इसी तरह से ये रंग हम लेके जाते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अली खुर्शीद साहब, MQM के ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली। अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। अच्छा, तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका रमजान कैसा गुजर रहा है, कैसी मसरूफियात हैं आप? समहाउ स्टार्ट ऑफ रमजान तो ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, अच्छा रमजान में एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर जो है मंथ्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। बट जैसे ही 6 रमजान गुजरेंगे और लोग उमूमी तौर पे 6 रोजा तरावी वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो उसके बाद से फिर वो इफ्तार डिनर्स का जो सिलसिला स्टार्ट होगा। अच्छा। तो वो अप टू चांद रात तो सारे जो हैं पॉलिटिशियंस, उन सबका वजन बढ़ जाएगा आखिर ईद तक। सब हमें नजर आएंगे कि ये जो है दावतें खा खा के इन सब इनकी सेहत बढ़ गई है। सियासतदानों को तो नहीं कहूंगा, जो हुक्मरान होते हैं उनके बारे में तो ये मशहूर है कि सिर्फ दावतें नहीं खाते, वो पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं इतने सालों से, तो उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता उनकी बॉडी। हमारे व्यूअर्स जो है यही बात जो है कहते रहते हैं। तो आप जब ये किस किस्म की गुफ्तगू होती है कि जो है इस आपके जो भी 7 लोग बैठे होते हैं उनके बारे में बड़ी बातें होती हैं, आप कभी कभार उनसे, स्पेशली आप अपोजिशन में बैठते हैं, तो किस तरह अलग किस्म के लोगों के साथ आपको बैठना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो क्या कैसे करते हैं आप? मतलब अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ आपको काम करना हो जिसके साथ आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, तो कैसे करते हैं? ऑपोजिशन लीडर है। हाँ, वो तो है ऑपोजिशन लीडर है। वेल समटाइम्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट समहाउ जब हम पीपल्स पार्टी हमारी सूबे में जो है वो हुक्मरानी कर रही है, और आज से नहीं कर रही, माशाल्लाह 17वां साल है, तो समहाउ उनकी हरकत व सकनात, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रवैये, उनके तौर तरीके, वो एवरीवन नोज कि हाउ दे विल रिएक्ट।
ठीक है। तो उसमें समहाउ लगता है कि एक ही जैसी सूरत हाल है, बट यस आवाम अगर जब आ रही होती है और सामने और मुख्तलिफुल ख्याल किस्म के लोगों के हमारे पास आ रहे होते हैं, और यू नो जब आप एक लेमैन है ना, उसको नहीं गर्ज है कि आप गवर्नमेंट में हो, आप अपोजिशन में हो, पॉलिटिशियन है, एट द एंड ऑफ द डे वो ये कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरा काम कीजिए, हल कीजिए। हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जो भी लोग आ रहे होते हैं उनको जो है, जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बैठना होता है, लोग आते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो दे जस्ट डोंट केयर कि आपका ताल्लुक हुकूमत से है, आपके पास अथॉरिटी है, पावर्स हैं या नहीं है। वो आए हैं, आपको उनका काम करना है, और नहीं करेंगे तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान होंगे। हाँ, क्योंकि उनके जहन में यू हैव द पावर। बेशक आप जिस किस भी ओहदे पे कहाँ पे भी आप पहुंचे हो, आपके जहन टू सम एक्सटेंट दे आर क्वाइट राइट भी कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे तो कम से कम ये वाला काम कर सकते हैं कि लोगों की जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है, क्योंकि एक हमारा अनोखा शहर है हमारा आपका, कि जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो भी नापैद होती जा रही है। अफसोस के मकाम में, बट समाओ। अच्छा, मेरा ये सवाल है आपसे, हमारे पास जो भी आता है, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, सब यही कहते हैं कि नापैद है, लेकिन कोई हल नहीं देता। इस चीज का हल किसके पास है? कौन जो है इसकी इस बात पे जो है उसका जोर है, और किसके पास जब हुक्मरान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो बाकी की आवाम हम क्या करेंगे? क्योंकि जिनसे सवाल करें। एक शेर है बड़ा जबरदस्त किस्म का कि दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं देते। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात की आपने। और इसको अंग्रेजी में कहेंगे अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। जी हाँ, बताइए। अब यहाँ पे ये होता है, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक तो कराची को समझने की जरूरत है। हम लोग बड़ा आसानी से हम जाते हैं लाहौर, हम जाते हैं इस्लामाबाद, हम 2 सेकंड में जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं बिटवीन कराची एंड लाहौर, कि भाई लाहौर में ये सहूलियात है और कराची में ये नहीं है। नहीं भाई, 5 लाहौर मिलाएंगे तो कराची ही होगा, ठीक है ना। ये भी इसके डायनामिक्स, इसकी चीजों को समझना होगा। फिर यहाँ पे मल्टी एथनिक, मल्टी पॉलिटिक्स, मतलब हर किस्म, लसान, रंग, नस्ल का लोग इस शहर में आबाद है। आपको उसी अंदाज से इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखना होगा। अगर आप इसको सिर्फ एज अ एक शहर आप ट्रीट करेंगे, जो कि ट्रीट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 17 सालों से, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करूं तो फेडरेशन की जानिब से भी, फेडरल लेवल पर भी जिस तरह कराची को ट्रीट किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इसका ड्यू शेयर दीजिए जनाब। इसका ड्यू शेयर देंगे तो ये शहर 2008-10 की अगर मैं बात बताऊं तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑब्वियसली आपका शो नहीं है, एवरीवन नोस कि क्यों नहीं हो रहा था। आप बिल्कुल बिला झिझक। और आज जब 2023 की मैं बात कर लूं तो ये शहर 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा। सैडली पिछले 17 सालों से किन की हुक्मरानी है, किसकी जिम्मेदारी थी, एक लंबी डिबेट है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये शहर हम सबका है। हमको ओनरशिप लेनी होगी, आपको इश्यूज का पता होना चाहिए। जब इश्यूज का पता होगा तो उसको रिजॉल्व करने में आपकी नीयत ठीक होगी तो सारे काम हो जाएंगे। अभी इनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनके पास शहर का मेयर है, सो कॉल्ड जो मेयर मुर्तजा वहाब साहब है, एब्सोल्यूट पावर है ना उनकी पार्टी। पहले तो हमारा प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि एमक्यूएम का मेयर होता था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, हम पे ये इल्जाम लगता था कि जी तुम लोग लड़ते रहते हो, पीपल्स पार्टी से बात करो, इस शहर को बनाओ। भाई आज तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के टीएमसी के चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी का मेयर है, पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला है, पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत है, पीपल्स पार्टी का वजीर तालीम है, मतलब सब कुछ पीपल्स पार्टी का है। व्हाई दे आर नॉट डिलीवरिंग? बिल्कुल, मतलब इन बातों के तो हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन किस चीज का जवाब हमारे पास है? हमारे पास अब सोबिया जानू जो है, वो जिनको मैं बार बार सोबिया जान कहती हूँ, लेकिन इनका नाम है सोबिया जानू, क्योंकि वो बच्चा की जान हो चुकी है। हाँ, मेरी जान है वो जरा हमें बताएंगी कि किचन में अभी क्या बन रहा है। सोबिया जरा हमें बताएं, क्योंकि हम बातें इतनी कर रहे हैं कि अब इफ्तारी की भी जो है ना हमें जल्दी है। अच्छा, तो हम जो बना रहे हैं आज, हम बना रहे हैं टॉर्टिया कोन्स, जो कि इस शेप के होंगे। और ये कैसे होंगे, आपने एक टॉर्टिया रोटी ले ली जो रेडी मिलती है, उसको आपने into 4 कट किया और उसको आपने कोन का शेप देकर टूथपिक लगा ली, तो ये कोन का शेप बन गया। फिर ज़्यादा हमें रोज़ा लग रहा होता है तो हमारे पास आ गया सबरोसो, जो कि हमारी मदद करेगा कुकिंग को आसान करने में। तो हमने ले लिए सबरोसो के नगेट्स, इसको हम डीप फ्राई करेंगे और एक डायनामाइट सॉस में टॉस करेंगे। उसके लिए हमने ले लिया 1 कप मायो, सिराचा, केचप, पेपरिका पाउडर एंड गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून जितना शहद डालेंगे और इसको अच्छे से हमारे नगेट्स को इसमें टॉस करेंगे और हमारे कोन्स में फिल करेंगे।
दूसरी जगह हम आ जाते हैं, अक्सर हमने सुना है, कहते हैं कि इंस्टेंट खाना जो है वो 5 मिनट में बनता है, पर वो तब भी इट टेक्स 10-15 मिनट्स, बट ये जो ड्रिंक है ये 2 मिनट में बनेगी। आपने ले लिया सागू, ये बन रहा है एक्चुअली सागू स्ट्रॉबेरी। ये एक ड्रिंक होती है, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। हमने ले लिया सागूदाना जिसको हमने सोक करके पका लिया, फिर हमने 1 कप ले लिया लाल शरबत, 1 कप स्ट्रॉबेरी जो कि मुझे लगता है मंशा की बहुत फेवरेट है, और 1 कप कंडेंस मिल्क हमने ले लिया, और हमने ले लिया 1 लीटर दूध और लॉट्स ऑफ आइस। इसको हम एक प्याले में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। यकीनन ये 2 मिनट रेसिपी ही है। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच सुबिया, हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और हमें हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है, लेकिन हम वापस जाएंगे अपने जो है गेस्ट की तरफ, अली खुर्शीद साहब। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक और भी गेस्ट थी और हमने उनसे पूछा कि आपने अपने जो प्रोफेशन है उसमें क्या चेंज देखा है ओवर टाइम। अब MQM जो आपकी है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें भी हमने देखे कि बड़े दौर आए, बल्कि हमने कराची के लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया MQM के जो डिफरेंट फेजेस हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनको कभी ये लगता है कि एक्चुअली कुछ बदला नहीं है, जो पहले था अब भी वैसा ही है। नहीं, MQM की बात नहीं करी, पर मुल्क के हालात की बात कर रही हूँ और पॉलिटिकल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी बात करें। तो आप, क्योंकि आप यू आर विद इन इट, आप अंदर है, आपने कुछ चेंजेस देखे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा? ओवरऑल सियासत में कुछ प्रोग्रेस देखा है या बुराई देखी है कि डाइग्रेस देखा है? वो एज द टाइम गोज, अगर मैं बात कर लूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं जाता हूँ, 2000 ऑनवर्ड्स की मैं बात कर लूँ, या 90s की पॉलिटिक्स को इंक्लूड करते हुए 2000 एंड देन ये वाला जो 2010 वाला जो पीरियड थे, जो नॉर्म्स थे, जो सियासी आप कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों पे ना हुदूद और क़यूद तय हुए थे विद इन पार्टीज कि आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। एक जमात की इंडक्शन होती है इस पूरे सिनेरियो में, और उस जमात की इंडक्शन के बाद फिर वो सारे हुदूद और क़यूद जो है वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज के वो पॉपुलर था, जस्ट बिकॉज के वो पॉपुलर है। उन्होंने ये सारे हुदूद और क़यूद फारिग करके फिर लोग पर्सनल अटैक्स पे भी आ गए। तो ये जो गिरावट है सियासी निज़ाम में, तनकीद कीजिए, सब पे तनकीद का हक है। सियासी जमातें तो ख़ास तौर पे जो सियासी लोग होते हैं वो तो प्रोग्राम में बैठ के तनकीद सह रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और जवाबात दे रहे होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंडक्शन के बाद उस जमात की, जिसके पास पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी रही थी 2018 के बाद, शायद वो बदतमीज़ी का पहलू, ट्रोलिंग करना और लोगों को पर्सनल अटैक करना, ये जो इंडक्शन आई है खालिसतन उन्हीं की वजह से बेसिकली बात करना है। लेकिन वो हमने यही नोटिस किया है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, जिसकी वजह से आई थिंक ये जो आई डू एग्री पहले, मगर अब उसमें हो सकता है एक सोशल मीडिया भी फैक्टर हो, डिजिटल मीडिया फैक्टर हो। उस जमाने में शायद इतना ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा है। तो उसका देखा देखी माशाल्लाह तमाम ही सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमात में खास तौर पे कहूँगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जब वो बड़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। वो शायद इस चीज को केटर नहीं कर सकी। हमारे यहाँ तरबियती नशस्त का मतलब ओवरऑल पाकिस्तानी जो हमारी रवायत के एक जो है ना, ये हदें नहीं क्रॉस करनी है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं बात करना है, वो चला गया। एज फार एज MQM इज कंसर्न, यस, हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड है। पोस्ट 2016 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, सब जानते हैं। और हमने भी अपना तौर तरीके, बेसिक्स तो आज भी वही हैं जो पहले थी, जो 30-40 साल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें की है। शायद हमने रीरूट किया अपने आप को। वी आर स्टिल ऑन अ ट्रांजिशन साइड, और हम वो कहते हैं ना, एवरीडे हम जो है वो चीज़ों एवोल्यूशन तो हर जगह हो ही तमाम उसमें आता है। यकीनी तौर पे गलतियां कोताहियां थी, बट उसके जो पॉजिटिव पहलू थे शायद लोग भूल जाते हैं। और मैं सब जगह ये बात जाके ज़रूर करता हूँ। आज मैं इस सूबे का ऑपोजिशन लीडर हूँ और मेरा ताल्लुक एक कच्ची आबादी से है। मैं आज भी एक कच्ची आबादी में रहता हूँ, और इस सूबे के वजारत आला का मैंने इलेक्शन लड़ा मुराद अली शाह के खिलाफ। तो ये सारा जो इनकलाबी काम है, अगर कोई जमात इस पाकिस्तान के निज़ाम में कर दी है तो वो मुत्तहिदा कौमी बड़ी अच्छी बातें आपने की है। मैं एक्चुअली हमारे साथ बैठे हैं बुरहान शाह, उनको भी इंक्लूड करना चाहूंगी इस चीज़ में। MQM का हमेशा ताल्लुक जो है वो यूथ से रहा है, ठीक है, हमेशा यूथ को उजागर किया गया है उसमें। बल्कि आपके जो है लीडर, वो भी जो है सबसे ज्यादा उनको इसी बात पे सराहा जाता है कि उनकी जो आवाज थी वो यूथ की आवाज थी, उनको बड़ा उन्होंने एक वक्त पे जज्बा दिया। हाँ, सो हम लोग का आज का टॉपिक बेसिकली है अमल का दारोमदार नीयत पे होता है, लेकिन हर बार ये चीज़ क्लियर नहीं होती, बहुत ग्रे एरिया होता है।
सो अगर हम पॉलिटिकली देखें इस चीज़ को तो जैसे ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की नीयत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अमली तौर पर पेशावर नहीं हो पाती। सो आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल सिनारियो में अमल और नीयत के बीच में जो गैप है उसको कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू यू। आई थिंक इसका जवाब इसी सवाल में भी मौजूद है। व्हेन यू से पॉलिटिकल, सो उसमें बहुत समझबूझ, और ये मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे कि when you're having a dialogue, when let's say there's a dialogue between एक पार्टी और अपने हामी जो लोग हैं उनसे जब बात करती है, तो उस पार्टी की ख्वाहिश तो ये होती है और होनी भी चाहिए कि वो बातें करे जो उनके लिए उनके मसाइल का हल निकाल सके। मगर मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती है। और वो डाइवर्जन इसलिए होती है बिकॉज उसी यूथ को जिसको हम इंगेज कर रहे होते हैं, हम शायद सही से समझ नहीं पाते कि उनकी नीड्स क्या हैं। और जो हमें लग रहा होता है इन एक्चुअल कि इनकी ये नीड्स हैं, दर हकीकत वो शायद वो हकीकी नीड्स नहीं होगी, और अगर होंगी भी तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो शायद सेकंड और थर्ड लेवल के ऊपर होगी, नौयत उतनी नहीं होगी, नौयत वो नहीं होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा इंगेज करेंगे यूथ को कॉन्वर्जेशंस में, ख़ासतौर पे जब मंशूर बनता है किसी भी पार्टी का, तो उस वक्त और यूथ को भी चाहिए कि अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, ना कि कीबोर्ड वॉरियर बन के किसी के भी लीडर को या किसी की भी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप अगर वाकई में, बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ की बेहतरी चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना होगा। तो उनको भी चाहिए कि फिर वो आके जितने हमारे सबको जो है ना थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल है हमारी कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं उसमें लोगों का दिल बड़ा छोटा होता है और जल्दी बुरा मान जाते हैं, जबकि ये वो वाला प्रोफेशन है। जी है तो जज्बाती। हाँ, अच्छा, एक सवाल मैं थोड़ा लाइटर की तरफ जाना चाहूंगी और आपसे खुद पूछना चाहूंगी कि आप अगर अपनी कोई बचपन की याद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे शेयर करें कि आपके बचपन का रमजान, आपने कहा आप कच्ची आबादी से आपका ताल्लुक है, तो कच्ची आबादी में किस किस्म का जो है, अगर कभी रोजा खुशाई हुई या रमजान कैसे गुजरता है? जैसे कराची का एक ट्रेडिशन रहा है और वो कहते हैं ना कि हर कराची के मुख्तलिफ एरियाज की अगर मैं बात कर लूँ तो वो पहले जब जिस ज़माने में मतलब 90s में अगर मैं बात कर लूँ तो रमज़ान जो है वो सर्दियों के औकात में आते थे ज़्यादा। अब गर्मियों के यहाँ तो वो 90s में सुबह सुबह उठ के वो क्या कहते हैं क्रिकेट खेलना, स्कूल से ऑब्वियसली स्कूल के टाइमिंग्स भी होते थे, स्कूल भी जाना होता था, और फिर वीकेंड्स पे जब छुट्टियां होती थी तो उसमें ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो क्रिकेट को, तो हम बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन भी रहा है। ऑब्वियसली हर कराची, हर पाकिस्तानी का बड़ा शौक होता है क्रिकेट में, तो हम क्रिकेट बड़ा खेला करते थे सहरी के बाद, और फिर असर और मगरिब के दरमियान का जो गैप होता है, ऑल्दो कि उसमें बहुत डांट भी पड़ती थी कि इबादत का टाइम है, थोड़ी इबादतें कर लें, और समाओ हम जो है वो मैंने क्रिकेट बहुत खेलता था गली और इस तरह। तो वो एक ऐसी याद है जो आज भी, इवन आज भी मैं बताऊं तो नाइट क्रिकेट का आपको कॉन्सेप्ट पता है पूरे कराची में अभी भी गलियों इलाकों में मुख्तलिफ ग्राउंड्स में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं शहर कराची में। तो वो नाइट क्रिकेट वाला जो कॉन्सेप्ट है तो उसकी रिवाइवल के लिए मैं खेलता हूँ, आज भी इस रमजान भी खेल रहा हूँ। तो मतलब आपने ज्यादा चेंज नहीं किया, जो बचपन की जो चीजें हैं उसको आपने कायम और दायम रख के आज भी। तो टाइम मिल जाता है आपको कि निकालना पड़ता है टाइम, कहना कि बहुत बिजी हूँ, बहुत हम लोगों का। अच्छा, सियासतदान इतने बिजी होते नहीं है जितने लोगों को लगता है, क्या ये सच है? प्रिटेंड कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपकी पोजीशन क्या है। और यकीनी तौर पे अगर कोई समझता है कि अगर वो काम करना चाहता है तो ये वाले जो हमारा एक टिपिकल लाइन है ना हम कराची वालों की कि यार मैं मसरूफ बहुत था, मुझे टाइम नहीं मिला, तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और ये बात हम हमारे एग्जैक्टली सब जगह एप्लीकेबल होती है, चीजें आपको एक साथ करनी होती है। अच्छा, खाने पीने से कितना लगाव है? वेल, खाने से लगाव है, पकाने से लगाव, दोनों से लगाव है। मैं चूंकि 2018 में मैं जब पाकिस्तान आया तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैंने पहली बार एमपी बना था, इस दफा दूसरी बार एमपी बना। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जरा बता दीजिएगा, मैं भी जानना चाहूंगी कि किस तरफ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। वेल, औरंगी टाउन मेरा हल्का इंतखाब है और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी हुआ करती थी कांग्रेस की अभी भी, और वहाँ पे मेरी पैदाइश भी है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो 18 के इलेक्शन भी मैंने वहीं से, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि मेरा होम यूसी है, होम एरिया है, उसी से मैं कंटेस्ट किया था और मैं एमपी बना था। और आज भी आपकी रिहाइश वहीं? आज भी मेरी रिहाइश वहीं पर है, मैं उसी जगह रहता हूँ, मैं उसी जगह का एमपीए हूँ। आज जो है पॉलिटिकल पोजीशन ये है कि मैं इस सूबे का ऑपोजिशन लीडर भी हूँ।
ये वाला जो फेज होता है ना, तो उससे पहले मैं सियासत से पहले बताऊं, तालीम मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और 10 साल मैंने इंडस्ट्री में दिया, पाकिस्तान से बाहर रहा, तो वहाँ तो खाना बनाने आपको वैसे ही पड़ते होंगे। तो उसकी वजह से वो जो बैचलर्स लाइफ होती है, तो उसमें आप जो है वो यू नो दोस्तों को बना के आप खिला रहे हैं। कहाँ आपकी एजुकेशन? मैंने क्या कहते हैं, गल्फ साइड में ज्यादातर अरसा जो है वो दुबई और सऊदी अरब में गुजारा है, और वहाँ पे बैचलर्स लाइफ आपको पता है क्या बनाते थे आप, जरा बताएं। वेल सब बना लेते थे। ये तो नहीं कि ऑमलेट बना के? नहीं, मुझे कुकिंग आती है, मैं अच्छी कढ़ाई बना सकता हूँ, बिरयानी बना सकता हूँ, तो यू नो इसमें मैं आज भी इस भी रिवायत को आपने कायम जी रखा है? बिल्कुल ऐसे ही है ये रिवायत समहाउ, और कभी न कभी कभी होता है फैमिली में, इवन कभी में होता है तो मैं फैमिली के लिए भी बना लेता हूँ। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक रेसिपी है जो अगर आप हमसे भी शेयर करना चाहें? हम मुझे लगता है कि जो मर्द हजरात हैं वो कढ़ाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जब वो जिंदा थे वो कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाते हैं, और वो एक बहुत ज्यादा वो वाली कढ़ाई नहीं होती, टिपिकल कढ़ाई नहीं होती है, वो बड़ी चटपटी किस्म की और मसाले वाली कढ़ाई। बिल्कुल रास्ते में आते आते मैं यहाँ तक जब सेट पे आ रही थी तो मुझे बताया गया, क्योंकि मैं अब रमजान की ट्रांसमिशन कर रही हूँ तो मैं होती नहीं हूँ घर पे रात के खाने के लिए, तो मुझे ये बताया गया था कि आमिर भाई ने कहा है कि मैं अब सालन नहीं खाऊंगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या खाएंगे आप? कढ़ाई पहली चीज जो होती है ना, और कढ़ाई जो है ना अच्छी हो तो फिर बहुत बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारे इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। और हम अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, हमें खाने पीने की भी बातें करनी है और बुरहान से भी थोड़ी और कॉन्वर्सेशन करनी है। प्लीज कम बैक। अस्सलाम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू आवर शो जहाने रमजान। आज जो है हम चौथे रोजे पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो 365 में हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग आज गुफ्तगू रखी है। हमारे साथ बुरहान शाह भी हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने से पहले और हमारी जो नई गेस्ट हैं वहां तक जाने से पहले हम जाएंगे इस्लामाबाद लाइव। जी हाँ, महविश कमास वहाँ मौजूद हैं, एक मस्जिद में मौजूद है जो मुझे कहा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कहाँ खड़े हैं इस वक्त? इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद में, और क्योंकि अब अफ्तारी को कुछ ही देर रह गई है तो तैयारियां शुरू हो गई यहाँ पर। क्या क्या तैयारी है फैसल मस्जिद में, क्या तैयारियां चल रही है बताइए जरा। देखिए फैसल मस्जिद का जो व्यू है वो तो इंतहाई खूबसूरत है, और आज मौसम भी काफी सुहाना है। तो यहाँ पर जो बरामदा बना गया है काफी बड़ा है, काफी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर फैमिलीज आती है इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की और इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ से फैमिलीज आती है, दोस्त आते हैं ग्रुप की सूरत में, और फिर यहाँ पर अफ्तारी करते हैं। तो एक फैसल मस्जिद का एक व्यू होता है, फिर दूसरी तरफ जो है वो मारगला पहाड़ियों का व्यू होता है। और अगर इस तरह टाइम हो, ठंडी हवा चल रही हो तो मौसम खूबसूरत तो होता है। इसके साथ साथ तो लोग जो है ये तमाम चीजें एंजॉय करते हैं, और फिर गैदरिंग होती है फैमिलीज की, दोस्तों की, तो उसको भी एंजॉय करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं, तो मजा काफी आता है यहाँ पर। इफ्तारी का मेन्यू क्या है मुझे ये बताइए, कि हम बहुत शौक से ये सुनते हैं और हमारी नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं। देखिए हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो मैं लोगों के दस्तरखानों पे देख रही हूँ, तो लोग जो है वो जो फ्रूट चाट है, दही बल्ले है, समोसे पकोड़े वो तो लाए हैं, साथ साथ पेप्सी भी हमने देखा कि कुछ लोग वो भी है, जूस लाए हैं, बच्चे काफी जो है वो खुश है। तो जो जितना किसी से जो हो रहा है, जितना जिसके बस में है, तो वो उस तरह अपने मेन्यू जो है अपनी पसंद का ला रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मैं देख रही हूँ यहाँ पर पश्तून भाई मुझे ज्यादा नजर आए। और उनकी जो स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपने साथ चावल, मैंने देखा कि चावल आज वो ला रहे, तो इस तरह अफ्तारी करेंगे। मेन्यू तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है। अरे वेरी नाइस। अच्छा मुझे पता है अभी मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद का मौसम अभी भी खुशगवार है, जो बहुत इन्होंने कहा सुहाना है। तो सुहाने से मुराद क्या है आपकी? बारिश का मौसम है? देखिए मौसम इस्लामाबाद का बहुत ही शानदार है। अभी इस वक्त जो है वो धूप भी लग रही है, लेकिन इसके साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो धूप का मजा भी हम ले रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा का भी मजा ले रहे हो। मैं जिस मकाम पर हूँ आपको पता होगा, फैसल मस्जिद जो है बिल्कुल मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़िया है। तो यहाँ पर जब ठंडी हवा चलती है, धूप होती है, तो फिर बहुत मजा आता है। और फिर हम क्योंकि ये जगह थोड़ी सी हाइट पे भी है, तो ज्यादा जो है वो लुत्फअंदोज होते हैं लोग। थैंक यू सो मच महविश। और अब हम आएंगे वापस कराची की तरफ। हमारे साथ हैं कामरान, जो हमें बताएंगे कि आज चौथी रमजान है, तो कराची में क्या हो रहा है, कहाँ है और क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और कहाँ हैं अभी इस वक्त आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाले और मंशा इस वक्त ये कराची का मसरूफ तरीन इलाका कहलाता है, चांदनी चौक, पापोश नगर। अच्छा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अफ्तार से
अफ्तार से पहले की जो एक रौनक होती है वो यहाँ पर रौनक होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी असर की नमाज खत्म हुई है और नमाज खत्म होने के बाद लोग यहाँ पर आएंगे। एक बहुत ही मशहूर समोसे वाला है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आलू के समोसे हैं, कीमे के समोसे और शायद एक दो सैंडविचेस भी नजर आए मुझे, पकौड़े भी हैं। हाँ ये सारे वो आइटम्स हैं जो अच्छा बहुत जल्दी सेल आउट हो जाएंगे, जैसे ही लोग आएंगे ये सब सेल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ये है। और होता ये है कि अफ्तार से पहले एक इसको देख के जो है ना इसकी खुशबू सूंघ के और बहुत मजा भी आ रहा होता है, लेकिन ये मुश्किल से 1-1.5 घंटे की बात है और जब अफ्तार हो जाएगी तो फिर ये भी एक कुदरत का एक खूबसूरत निज़ाम है। लेकिन इस पूरी सराउंडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ना सिर्फ ये पकोड़े समोसे बल्कि इसके साथ साथ यहाँ हलीम वाले भी मौजूद है। हसनैन अगर कैमरामैन मेरे थोड़ा सा पेन करके क्योंकि मैं खुद वहाँ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि रोड है और जाना इस तरह से मुनासिब नहीं होगा, तो जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि फ्रूट्स वाले भी हैं तो सब्जी वाले भी यहाँ मौजूद हैं, हलीम वाला भी मौजूद है, ब्लैक जो छोले होते हैं वो भी हैं, वाइट किस्म के छोले भी हैं। तो एक अच्छा बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ होता है और ये बरकतें ये खूबसूरतियां हमें रमजान में ही मिलती हैं। कामरान आपने अपनी इफ्तारी का कुछ चीजें हैं। कामरान आपने अपनी आपकी बेगम ने आपको जरूर मैसेज किया होगा कि अगर पापोश नगर जा रहे हैं तो ये साथ लेकर आइएगा, हलीम तो लेकर आइएगा। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हाँ जी, मेरी बेगम यहाँ से चंद ही कदम के फासले पर है क्योंकि मेरा घर करीब है। अच्छा। अगर वो देख रही होंगी तो मैसेज आ चुके होंगे कि आपने ये चीजें लेकर आनी है। तो यहाँ अफ्तार से पहले का जो एक माहौल होता है उसमें यकीनन जो ना सिर्फ मैं बल्कि जो दीगर लोग यहाँ से घरों से निकलते हैं वो या तो प्रेशर में निकलते हैं और या फिर जो है अपने शौक से निकलते हैं कि भाई क्योंकि एक सबसे अहम मसला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में है गैस का, और गैस की लोड शेडिंग एंड अफ्तार के वक्त हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है शहरियों को, तो यकीनन उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। और इस किस्म के थैंक यू सो मच, थैंक यू कामरान, थैंक यू। और महविश मैं आपसे थोड़ी सी शिकायत करना चाहूंगी, अगर महविश चली गई ऑफ एयर हो गई है तो मैं उनको वैसे बताती चलूं, हमें कराची से तो इतने जोर और शोर से खाने दिखाए जाते हैं, इस्लामाबादी क्यों नहीं दिखाते खाने? हाँ सवाल और कल जो है आ गई, हाँ प्लीज दिखाया करें महविश, हम देखना चाहते हैं। जरूर कल मैं जरूर दिखाऊंगी कि कल असल में आज हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर हमारी जो डीएसएनजी है वो इस तरह नहीं पहुँच सकती है, जो एरिया जहाँ पर दस्तरखान लगे वो ऊपर है। कल आपने वादा करना है, ये भी मसला पेश आ रहा है। कल आपने ऐसी जगह जाना और वादा करना। थैंक यू सो मच महविश। अच्छा इस्लामाबादी लोग हैं, मुझे लगता है वो ज्यादातर जो है अपनी खुली फिजा और पहाड़ों को एंजॉय करते हैं, वहाँ से हमें ज्यादातर यही देखने को मिलता है। और कराची के जो लोग हैं वो खाने के इतने शौकीन हैं कि हमेशा खाना ही देखा जाता है। हमारे साथ हमारे जो 2 गेस्ट हैं वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलवा नदीम जो कि कंसल्टेंट OB-GYN जैसे OB गायनी जिसे हम कहते हैं आगा खान में, और बुरहान शाह तो हमारे साथ हैं ही। आपका मैं स्वागत करूंगी हमारे शो पे, आपको वेलकम करूंगी। अच्छा ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो 3 महीने पहले होता है जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें रोजा कहते हैं आपके कभी पेशेंट्स आपको कि रोजा रखना है मुझे और उसमें सेफ है? ज़्यादातर पेशेंट्स पहले से ही पूछना शुरू कर देते हैं हमसे कि प्रेगनेंसी में हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सो ट्राइमेस्टर वाइज अगर हम देखें, पहले तो हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है कि अगर मदर और बेबी की जान को ख़तरा हो या कोई किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस हो तो आप प्रेगनेंसी में रोज़े नया रखें और बाद में उनको पूरा करें। तो इस्लाम की तरफ से तो हमें इजाज़त है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपका वेट ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको शुगर नहीं है और कोई प्रेशर नहीं है, आप खुद से रोज़ा रखना चाह रहे हैं, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यस रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि जिन पेशेंट्स को जैसे लड़कियों को नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, तो उनको डिहाइड्रेशन होने का रिस्क हो सकता है। अच्छा। प्लस जो लड़कियां अंडर वेट हों उनका ऑब्वियसली वेट और जारी बात है और वेट लूज होने का रिस्क हो सकता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में इन इट सेल्फ देखा गया है, जितनी रिसर्च हुई है, जितनी स्टडीज़ हैं, कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकेंड में या थर्ड में रखना चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक ही सिलसिला है, बस डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ है। थर्ड तक आप रख सकते हैं, वरना यूजुअली लोग कहते हैं कि वो उसमें बेबी को कोई खतरा नहीं पेश आ सकता। अच्छा मंशा, उसमें जैसे ऐसे है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने जैसे कहा कि अगर जैसे नोजिया वॉमिटिंग इन सब की वजह से डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर इज मोर रिलेटिवली ईजी, उसमें बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन मदर यूजुअली अच्छा फील करती है। सो अगर आप अंडरवेट नहीं हैं, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी, लाइक कोई अगर कोई बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है जिसको इंसुलिन लग रही है और दिन में 3-4 दफ़ा स्प्लिट करके आप दे रहे हैं, आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी स्टोन्स नहीं है, आपकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं कि खुदा ना खास्ता आपके पहले किसी बेबी की पेट में डेथ नहीं हो गई है, या बहुत कोई छोटा बच्चा आपके नहीं डिलीवर होता, IUGR जिसको हम कहते हैं कि बहुत ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबीज़ नहीं है, या प्रीटर्म लेबर की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, या हाइपरटेंशन नहीं है, तो ये पेशेंट्स को आप स्क्रीन कर सकते हैं जो कि सेफली रोज़ा रख सकते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे अगर हम बात करते हैं तो चांसेस क्या होते हैं, एक तो प्रीमेच्योर लेबर पेन्स, मदर थोड़ी टायर्ड होती है, फटीग होती है, और अगर रोज़े का समझा ये जाता है कि इससे बेबी का वेट पुट ऑन नहीं होगा, बेबी वेट गेन नहीं करेगा, और फास्टिंग जो इतनी बहुत लंबी अगर फास्टिंग हो तो उसमें ये समझ में ये आता है कि शायद बेबी को कोई कीटोन्स लेवल्स हाई ना हो जाए या मदर हाइपोग्लाइसेमिक ना हो जाए। सो रिसर्च बताती है कि हमारी जो नॉर्मल फास्टिंग्स होती हैं 12 to 14 मैक्सिमम 15 आवर्स की फास्टिंग होती है। सो अंडर दैट मतलब कंडीशन तो इट इज़ सेफ कि बेबी को इतना हार्म नहीं होता। अगर बेबी की जो मूवमेंट्स वगैरह ठीक हैं और मदर सब कुछ वेल टॉलरेट कर रही है तो बिल्कुल रोज़ा सेफली रख सकती है, लेकिन उनका अपनी डाइट और ये सब प्रिकॉशंस को हम बताते हैं कि आपको ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, मैं जब मैं प्रेगनेंसी से अपने गुजरी थी तो मुझे मेरी गायनी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्योंकि मैं हेल्दी थी, मैं वर्कआउट करती थी, मेरी बॉडी जो है वो फिट थी, तो मुझे किसी चीज़ से रोकथाम नहीं थी। लाइक कोई ऐसा नहीं कहा गया कि ये ना खाएं, ये ना करें, मेरी डाइट कंट्रोल थी और मैंने प्लान किया था प्रॉपरली, विच पीपल जनरली डोंट नो, बट आई वाज ऑन दैट पेज। बट मुझे फिर भी ये बोला गया था कि डायबिटीज होने के चांसेस प्रेगनेंसी में थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग जो है डायबिटिक हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद उनका कंट्रोल हो जाता है। इसकी वजह क्या है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। अच्छा, उसमें एट रिस्क वो होते हैं एक तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, अगर आपकी फैमिली में मदर को, खाला को, बहन भाई, नानी किसी को रहा हो, दादा दादी, स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव्स हैं फर्स्ट डिग्री, तो आप एट हाई रिस्क है। प्लस अगर आपका अपना वेट ज़्यादा है, आपको कोई एडिड बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके साथ फिर डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। प्लस अगर आप जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप घर बैठे हैं, खा रहे हैं जंक फूड, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और हम एशियन पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ वैसे ही हम एट रिस्क हो गए हैं डायबिटीज, बिकॉज हमारे जो फूड स्टाइल है, हमारा जो खाना है उसी में जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसलिए बैलेंस डाइट वैसे होती क्या आपके निस्बत, बिकॉज आप ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं बट यू आर आल्सो अ डॉक्टर, सो प्लीज ये लोगों को बताएं बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट वेरियस। और इसमें मैं जरा ये ऐड करूंगी कि आजकल का जो खाना है उसमें हमें लगता है कि मिलावट ज्यादा है, तो आप कुछ एडवाइस करती हैं जो न्यू मॉम्स होने वाली होती हैं कि इस चीज से जरा परहेज करें और ये आप खाएं, इस पे जरा तवज्जो दें? देखिए, एक तो ये कि बैलेंस डाइट में सबसे पहले प्रोपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें। अब ऑब्वियसली चीजें महंगी हैं, हर कोई गोश्त एंड मीट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास लोअर रिसोर्सेज भी हैं जहाँ से प्रोटीन आप हासिल कर सकते हैं। दाल है आपके पास, ठीक है, दाल के अलावा अंडा है, मछली और चिकन, मीट। ये लोग ये नहीं कहते हैं कि जो ब्रॉयलर चिकन होती है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उसमें हार्मोन्स है, ऐसे कोई है चीज? देखिए, हार्मोन्स तो वो ऑब्वियसली लगते हैं उनको ग्रो करने के लिए, चिकन को ये सब करते हैं। अब मसला ये कि हमारे पास पाकिस्तान में और ऑप्शंस नहीं है, देसी चिकन आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से मिलेगी, तो जो मिल रहा है चीज उसको आप लिमिट करके खा लें। उसके अलावा जैसे सब्जियां हैं, अब प्रोपोर्शन रख लें ना, आपने उसमें प्रोटीन भी डालना है, सब्जी भी लेनी है। अच्छा, दूध, दही, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। अब दूध अगर आप डब्बे का ले रहे हैं, हमें नहीं पता उसको किस तरह का है, तो एटलीस्ट खुले दूध में थोड़ा बहुत कुछ तो न्यूट्रिशन होगा। जी। आप उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें, साफ सुथरा हो, कम से कम 2 दफा बॉईल कर लें, मलाई उसकी छान निकाल लें, तो कुछ ना कुछ उसमें कैल्शियम और कुछ तो विटामिन डी का सोर्स होगा आपको। अंडा ले लें, सुबह हल्की जो धूप होती है सुबह सवेरे 7 से 8 मतलब फजर से लेके सुबह 7-8 बजे तक के दरमियान, उसमें विटामिन डी इज अ गुड, वेरी नेसेसरी, विटामिन डी, कैल्शियम फॉर योर बोन्स। दो सवाल मेरे हैं आपसे। एक तो ये कि आपने इस बात पे जरा बताया भी हमें कि एक जो न्यू प्रेग्नेंट मम होती है उनकी सेहत का बड़ा है इम्पैक्ट, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है कि जो औरत है
उसके घर वाले उसको सपोर्ट करें और उसको मेंटली कोई इतना स्ट्रेस ना दें, ये कितना ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी? ये बहुत ज़रूरी है। देखें, स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपको स्ट्रेस लेवल हाई है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मिसकैरेजेस का रिस्क हो सकता है, फिर आगे सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके बेबी ये ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, क्योंकि मदर ऑब्वियसली ऑल द टाइम स्ट्रेस्ड आउट रहेगी, वो सही खाएगी नहीं, ना उसकी नींद पूरी होगी, वो सारा वक्त टेंशन में रहेगी, कोई सपोर्ट नहीं होगी, घर का काम जैसे कुछ लोग अगर ज़्यादा करा रहे हैं, किसी तरह का भी मेंटल स्ट्रेस उनको हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रीमेच्योर लेबर पेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खतरनाक चीज़ें जो हो सकती है। अगर वंस प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो गए, प्रीमेच्योर बर्थ होती है बेबी की, तो बेबी को आईसीयू जाने का रिस्क हो जाता है, मदर का सिजेरियन सेक्शन होने का रिस्क होता है, लेबर लंबा होने का रिस्क होता है। एंड देन सबसे ख़तरनाक चीज़, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो डिलीवरी के बाद जो हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस, जिसमें मदर मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ मदर्स तो साइकोटिक हो जाती हैं, डिल्यूजन्स हो जाती हैं, अपनी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सेल्फ हार्म करने का भी रिस्क होता है कि वो हो सकता है कि अपने आप को कोई नुकसान करें या इवन बेबी को नुकसान करने का रिस्क होता है। हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। नाज़रीन, अभी ब्रेक का छोटा सा वक्त हुआ है। बुरहान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन ऑन शो। यस, थैंक यू एंड वी विल कैरी ऑन दिस डिस्कशन, जो भी बातें रह गई हैं। नाज़रीन, लाइव शो है, लाइव शो में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप 365 पे देख रहे हैं हमारा जहान रमजान। छोटी सी ब्रेक है और जल्दी से वापस आए। वेलकम बैक टू आवर शो। तारिसोफिया जहान रमजान असासा गड आहिन डॉक्टर सलवा नदीम। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि मैं भी सिंधी हूँ और ये भी सिंधी है, तो हमने कहा कि हम इनका इंट्रोडक्शन जरा सिंधी जबान में भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में था, जो हमने किया भी ब्रेक से पहले, कि माँ की मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और इससे मैं ज़रा ऐड करूँगी एक और सवाल कि लोग कहते हैं कि जैसे पूरी की पूरी प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मदर पे डिपेंड करती है, जबकि मैंने ये देखा है और सुना है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी कि क्योंकि डीएनए बच्चे का माँ और बाप दोनों का होता है, तो अगर जो मर्द हजरात हैं वो स्मोकिंग करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो उनके डीएनए को अफेक्ट करता है, और इन टर्न जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी का भी असर है उस पर। इज दैट ट्रू? देखिए, स्मोकिंग तो वैसे भी पैसिव स्मोकिंग तो हमें पता है ना कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठा हुआ है उसी रूम में, तो ऑब्वियसली वो भी इनहेल कर रहा है, सो निकोटीन इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, सो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको भी लंग डिजीज होने का रिस्क होता है, प्लस प्रेगनेंसी में स्मोकिंग की वजह से मदर को वही ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी प्रीमेच्योर बेबी, ये सब रिस्क हो जाते हैं, और आगे चल के और माँ की मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, आप बता रहे थे हमें। बिल्कुल, माँ की मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि मंशा आपके तीनों ट्राइमेस्टर्स में, एंड देन पोस्टपार्टम जैसे मैंने बताया था कि डिप्रेशन एंड साइकोसिस का रिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से मदर प्लस बेबी दोनों एट रिस्क हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, साइकोसिस, फिर वो अगर सही टाइम पे अगर वो पकड़ में ना आए, सही ट्रीटमेंट आप नहीं प्रोवाइड कर सकते उस वक्त, अगर किसी ने उसको डायग्नोज नहीं किया, तो वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स पे डिप्रेशन में चले जाते हैं जी, तो वो इसलिए खतरनाक होता है। डॉक्टर सलवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अनगिनत सवाल मेरे पास भी थे और मंशा के पास थोड़े से ज्यादा थे। मैसेज करके हम पूछेंगे आपसे, अगर हमारे कोई आपको दोबारा मदू करेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे, लेकिन ये मेडिकल शो है। जी जी, ठीक है। तो हमारे पास एक और डॉक्टर मौजूद है यूएई से है हमारे पास डॉक्टर आयशा, जो जीपी है। हम उनसे भी जरा हाल पूछ लेंगे दुबई में क्या चल रहा है। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जरा लैग हुआ, हमें लगा कि शायद आप नहीं हैं हमारे साथ। कैसी हैं आप डॉक्टर आयशा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? माशाल्लाह से बिल्कुल खैर, शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपका रमजान कैसा गुजर रहा है वहाँ पे दुबई में, यूएई में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, और मीन्स के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे, मीन्स के सेम एनवायरनमेंट लाइक अ पाकिस्तान, स्पेशली मीन्स के शारजा एंड अजमान में मीन्स के रौनकें ही रौनकें, हर जगह रौनकें हैं। अच्छा। तो मीन्स के बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है कि वी आर इन पाकिस्तान और इन यूएई, देयर इज नो एनी डिफरेंस। अच्छा, मुझे बताइए कि कब से आप यूएई में हैं और आप कहाँ पे अभी इस वक्त हैं? शारजा में है, दुबई में है, किधर है? जी बेसिकली मैं यूएई शिफ्ट हुई हूँ इन 2022 में, बट आई एम इन अजमान। तो अजमान इन शारजा, हाँ मैं अजमान में हूँ, एंड लाइक वी आर वर्किंग। जी बिल्कुल, इट इज वेरी नियर टू शारजा।
अच्छा, मुझे बताइए, क्या आप जब शिफ्ट हुई थी तो क्या क्या आपको ना मुश्किलात का सामना हुआ? ऑब्वियसली क्विजीन चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, एक भाईचारगी जो है वो सडनली यहाँ पे हमारी जो है कम्युनिटी लिविंग बहुत है। मुझे ये बताइए कि हमारे एक और भी कॉरेस्पॉन्डेंट, एक और भी डॉक्टर से हमारी बात हुई थी और वो वहाँ थी, शारजा में थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत कम्युनिटी लिविंग है और मैं तो फौरन से अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ मेरे लिए ले आए समोसे पकोड़े चाट बना के ले आए और हम सब मिलके इफ्तारी करते हैं। बल्कि वहाँ पे आई थिंक क्योंकि बहुत अलग अलग ममालिक से लोग रहते हैं यूएई में, तो ये एक क्रॉस कल्चरल जो और क्रॉस कंट्री जो कॉन्वर्सेशन चलती है उसमें लोग बाहर के दूसरे जो हैं मजहब के भी लोग वो भी रोजे रखना शुरू हो जाते हैं। कैसे है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो अच्छा, ऐसा मीन्स के ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि देखें कि अब यहाँ पे इतनी चेंजिंग आ गई है और इतने मीन्स के पाकिस्तान से लोग शिफ्ट हो चुके हैं कि मीन्स के आपको हर गली में कोई ना कोई जो है पाकिस्तानी मिलेगा। और मीन्स के अगर आप फैमिलीज की बात करते हैं तो वी आर डूइंग द सेम प्रिपरेशन फॉर अफ्तार, लाइक पकोड़े बनाना, एवरीथिंग वी आर डूइंग द सेम। एंड रही बात वो लोग जो यहाँ लेबर क्लास हैं, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, इवन फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे मीन्स के रेस्टोरेंट्स की भी इतनी वैरायटी मौजूद है कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, अगर कोई और कम्युनिटी है तो उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद हैं, तो उन्हें ऐसा कोई डेफिशिएंसी फील नहीं होती। क्या क्या चीजें हैं जो आपका कराची से, लाहौर से कहाँ से ताल्लुक है? जी मेरा हैदराबाद से ताल्लुक है। अच्छा, हैदराबाद से तो मेरा भी ताल्लुक है क्योंकि मैं जो हूँ बड़ी हुई हूँ हैदराबाद में, बल्कि मेरी पैदाइश हैदराबाद के हॉस्पिटल में, जो कि शायद आगा खान है, शायद राजपूताना है, ये आज तक मुझे मेरी वालिदा ने कंफर्म नहीं किया। अच्छी चीजें मिलती हैं हैदराबाद में? अच्छा, हैदराबाद में एक चीज मिलती थी, आई डोंट नो इफ यू वर देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, जो मेरे वालिद साहब बहुत जो है हमें ले जाते थे गाड़ी में बैठ के, हम निहारी खाते थे और उसमें एक बन टाइप होता था जो कि सॉफ्ट होता था, बीच में से एक नान नहीं होता था, इट वाज काइंड ऑफ अ ब्रेड। अच्छा, हाँ, एक ब्रेड किस्म की थी, उसमें हम वो डिबो के, उसका क्रंची होता था ऑन द आउटसाइड और सॉफ्ट ऑन द इनसाइड, एक डबरोटी होती पाव की तरह, उसके साथ निहारी खाई जाती थी एक सर्टेन जगह पे हैदराबाद में। आई डोंट नो अगर आपको ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये मेरी बचपन की याद है हैदराबाद। तो आप बताइए क्या चीजें डिफरेंट लगती हैं आपको पकवान के हिसाब से? पकवान के हिसाब से ये है कि मीन्स के वी आर वेरी एडिक्ट टू चाय वी पाकिस्तानी मीन्स के अगर आपको सेम पाकिस्तानी चाय नहीं मिलती सो यू आर फीलिंग सो मच डेफिशिएंसी। तो मीन्स के एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें चाय में यहाँ मिला, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स और विदाउट चाय वी कैन नॉट लिव, यू नो। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अलावा द सेम थिंग जो हैदराबाद के हवाले से, वहाँ की तो आप यू नो कि बहुत सारी सौगातें हैं। हैदराबाद की बिरयानी भी है, इसके अलावा निहारी भी है, सो मेनी सौगात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने हमें बहुत सारी चीजों से आरास्ता किया। आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बट आपने हमें यूएई से ज्वाइन किया और मुझे हैदराबाद की याद दिलाई, हैदराबाद की भी याद दिलाई, और हमें पता चला कि वहाँ पाव के साथ निहारी खाई, उस ब्रेड को पाव कहते हैं, शायद पाव कहते हैं, मुझे ये भी याद नहीं। क्रंची जो होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। अच्छा, अभी हम जाएंगे एथेंस की तरफ, ग्रीस का कैपिटल है। जी, ग्रीस का कैपिटल है, और हम एथेंस में देखेंगे कि रमजान किस तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त आप मौजूद है यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में, जहां जो अफ्तार की जो तैयारियां, हर जो अफ्तार डिनर चल रहे हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान जो कम्युनिटी, जो बिजनेस कम्युनिटी है इधर यूनान की, उसका बहुत ही अहसन इकदाम चल रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया, कहीं फ्री सैरी चल रही है तो कहीं कोई डील्स दी जा रही हैं। इसी तरह आज हमने शिनवारी का रेस्टोरेंट का भी जो है विजिट किया, और वहाँ भी हमने देखा कि उन्होंने भी एक 5 यूरो में डील दी है। उसके बारे में हम पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। आपने एक सुना है कि 5 यूरो में कोई डील दे रहे हैं, वो क्या, उस डील में क्या कुछ शामिल है? जी, सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारक हो। परदेश में इंतहाई मुश्किल होता है कि इफ्तारी और सहरी का सिस्टम जो है ना वो करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं। कोई फ्री में सहरी करवा रहा है, तो हमने भी एक पैकेज जो है ना वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है ना वो किया है, जो एक मुकम्मल ऑल इन वन है, कह लें कि एक बॉक्स है जिसमें इफ्तारी की तमाम आइटम मौजूद हैं। क्या वो आपके पास इस वक्त मौजूद है बॉक्स? आप दिखा सकते हैं कि इसमें क्या कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें इफ्तारी के लिए खाने का आज का जो हमारा मेनू था उसमें दाल चावल, फ्रूट चाट थी, कह लें कि फ्रूट था, चिकन विंग्स,
पकौड़े, पानी, खजूरें, रायता, सूप वगैरह जो है ना वो सब उसमें जुड़ता है। अच्छा जी, जिस तरह आप देख रहे थे कि शहनबारी वालों ने भी जो एक डील जो है मुतारफ करवाई है, और इसी तरह जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ही असर अंदाज में जो चीज़ों को लेकर चल रही है। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू जी। हमारे साथ थे अंसार इकबाल एथेंस से, और वो हमें बता रहे थे कि वहाँ पे रमज़ान में क्या तकरीबात हैं। और अभी हम जाएंगे डेरा इस्माइल खान और वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है आज चौथे रोजे पे। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद के साथ ही डेरा इस्माइल खान में महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ गया है। सब्जी और फल की कीमतों समेत दीगर अशियाए खुदनोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगर मैं सब्जी की कीमतों के हवाले से बात करूं तो जो आलू की कीमत है वो सरकारी सतह पर 60 से 70 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में जो है आलू 100 से 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं फल की कीमतों के हवाले से बात करूं तो जो सेब की कीमत है वो सरकारी सतह पर 200 से 250 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में जो है सेब तकरीबन 300 से 350 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर जो फल हैं उनकी कीमतें भी जो है बढ़ा दी गई हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, दुकानदार हज़रात जो उस पर बिल्कुल अमल दरामद करते नज़र नहीं आ रहे हैं, और ज़िला इंतज़ामिया भी जो है वो अपने ही जारी करदा सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। शहरियों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ का पाबंद बनाए कि वो मार्केट में जो है सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, ताकि शहरियों को जो है माह रमज़ान के महीने में सस्ती अशिया की दस्तयाबी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। जी ब्रिलियंट, ये बहुत अच्छी इन्होंने जो है बात की है, और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और हम गुजरात की तरफ जाते हैं, जहाँ पे मिर्जा उवैस हमारे पास मौजूद हैं, और वो भी बताएंगे कि महंगाई में जो अशिया पे पर लग गए हैं महंगाई के, और उनकी कीमतें जो हाइक हो गई हैं, तो उस पर कैसे रोकथाम हो सकती है और कहाँ कहाँ बचत हो रही है। सामने को जी, यूं तो सारा साल ही जो है वो शहरी महंगाई की चिक्की में पिसे हुए दिखाई देते हैं, मगर अगर रमजानुल मुबारक के हवाले से बात की जाए तो रमजानुल मुबारक में जो है वो नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं और महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। गुजरात के हवाले से अगर आपको मैं बताता चलूँ तो रमजानुल मुबारक में गुजरात में भी जो है वो महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। खजूर की अगर बात की जाए जिसके बगैर अफ्तारी अधूरी होती है, तो गुजरात में जो आम खजूर का रेट है वो 600 से 700 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है। और अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें जो कि अभी सीजन का जो है वो फल ताज़ा जो आया है, उसके हवाले से अगर आपको मैं बताऊँ तो वो भी जो है वो 600 से 700 रुपये फी किलो के हिसाब से गुजरात में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब अगर जिला इंतजामिया के हवाले से अगर आपको मैं बताता चलूँ तो जिला इंतजामिया भी जो है वो नाजायज मुनाफाखोरों ग्राम फरोशों के खिलाफ जो है वो नहायत जो है वो मुतहरक नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 96 जो अफराद हैं ग्राम फरोश हैं, जिनमें मुख्तलिफ रेहड़ीबान भी हैं और दुकानदार भी हैं, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 लाख से ज्यादा जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं ताजरों को, जबकि 23 अफराद जो 23 ग्राम फरोश हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जो शहरी हैं वो बारहा यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि रमजानुल मुबारक में जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। जी थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ अब्दुल गफ्फार हैं और वो हमें बताएंगे कि महंगाई जो है जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। वाह जी खूबसूरत तरीके से वो हमें बताएंगे कि अभी महंगाई का क्या जो मजीद जो बता रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है उस पर हमें आगाह करेंगे। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। माह रमज़ान के आते ही फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अगर सेब की बात की जाए तो 200-250 रुपये किलो फरोख्त होने वाला सेब अब 400-450 रुपये फरोख्त हो रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी 100-150 रुपये किलो में फरोख्त होती थी, जो आपके 400 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे, माह रमज़ान आया है और इसकी फ्रूट की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस पे कोई रहम करें ताकि जो रेट है वो आम बंदे की पहुंच में हो सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि दूसरे मुल्कों में जो त्यौहार आता है वहाँ पे कीमतें कम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है खासकर माह रमज़ान में इनकी कीमतें डबल कर दी जाती हैं। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि इन चीज़ों को फिलफौर पर कम किया जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। जी वेलकम बैक। हम आ गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, हमने मालूम किया कि कहाँ कहाँ महंगाई ने जो है अपना और सबने ज्यादा यही गुफ्तगू हुई है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और किस तरह से हुकूमत इस पे रोकथाम कर सकती है। और इस पे थोड़ी सी बहस मुबाहिसा होगी, लेकिन हम खाने की बात कर रहे हैं तो किचन में ना जाया जाए ऐसे कैसे हो सकता है। सोबिया कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और मैं जब ब्रेक हो रही थी तो मेरा गुजर हो रहा था यहाँ से, जैसे कि मैंने आप सबको कल भी बताया था कि इतने फैंस जमा हो जाते हैं ना सोबिया के इस जगह पे ना, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं हर थोड़ी देर के बाद। ये जो खूबसूरत सी डिश रखी हुई है, हाँ, ये इसके बारे में फौरी तौर पे बताइए। अच्छा, ये मैंने बताया, हमने टॉर्टिया कॉर्न्स बनाए, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं टॉर्टिला, तो गलत बोलते हैं, तो गलत बोलते हैं टॉर्टिया, एल्स जो है वो साइलेंट होता है। अच्छा, वो लेकर हमने उसको इनटू 4 काट के कोन्स बना लिया। हमने सबरोसो का नगेट ले लिया था और ईजी ताकि इतनी मेहनत ना, उसको फ्राई किया। फिर डायनामाइट चिकन हमारे यहाँ बहुत लोगों को पसंद है, तो हमने सॉस बनाया, उसमें हमने 1 कप मायो ले लिया, 3 टेबलस्पून सराचा, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून हनी लिया और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। वो मिक्स किया, हमने अपने चिकन में टॉस किया, पर्पल कैबेज का इस्तेमाल किया, नीचे लेटस डाला और आपका कून रेडी है। अच्छा, जाले ने इनको बोला था सोबिया जानू को कि आप चाट क्यों नहीं बनाती। अच्छा, सोबिया ने उसमें ऐसी शक्ल बनाई, चाट मतलब कि मैं शेफ और चाट जो इतनी एक कॉमन चीज है वो मैं बनाऊंगी। मैंने सोचा हाँ मैं चाट बनाऊंगी, बट उसमें फिर मैं अपना शेफ फिर वो अपना ट्विस्ट उसमें ऐड करेंगे। लेकिन मैं ये देख के बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इस किस्म की चीजें जो होती है ना, थोड़ी सी जो है कॉन्टिनेंटल मैंने कहा हमने बहुत डीप फ्राई समोसे और ये सब किया, तो आपने इसको भी डीप फ्राई वैसे एक्सक्यूज। मैंने कहा हमारी जो आवाम है वो नाराज ना हो जाए, थोड़ा सा तो मैं करूंगी। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं। हम नगेट्स को एयर फ्राई करेंगे ना, एयर फ्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक बात आपकी चाट की आई, और लोग जनरली चाट को जो है ना वो बहुत ही कॉमन ऐसी एलिमेंट समझते हैं। हम लोग हैदराबाद से दक्कन से, देखिए हर घर में बनाई जाती है चाट, तो इन्होंने कहा मैं जरा एक नई चीज दूंगा, टोर्टिया सैंडविच। मैं आपको एक रेसिपी दूंगी, वो ऑडियंस भी बहुत पसंद करेगी। वो रेसिपी मेरे हर सारे खानदान में जो है वॉइस नोट के जरिए बटती है। सो इट्स हैदराबाद दक्कन की काले चने की चाट, जो कि हेल्दी भी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। सो इंशाल्लाह वो भी। अब मैं इतनी कोई चाट की सच्ची बताऊं, ये जो चाट है ना वो इट्स नॉट माय थिंग। मुझे बहुत कम चाट पसंद है, लेकिन ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो किसी दिन जाले की क्या मेरा सेट होगा और किसी दिन मेरा मेन्यू सेट होगा, क्योंकि ऐसी चीजें मैं तो मेरी तो अभी से और दोनों को मिला के फिर मैं एक चाट बनाऊंगी डीकंस्ट्रक्टेड। हम लोग नादिया को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसके लिए भी कुछ बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समोसा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो शरबत है मैंने बताया था 2 मिनट का शरबत है। 1 लीटर दूध लिया आपने, साबूदाना लिया 1 कप लाल शरबत लिया, ½ कप जो है आपने कंडेंस मिल्क लिया और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज जो हमारी फेवरेट है। मैं ऑल द टाइम हम दोनों इसमें जो है साथी है क्योंकि हम दोनों को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। और इसने अब शुरू से लेके अब तक एक चीज कांस्टेंट है, मैंने यही कहा, मैं लोग कहेंगे लगता है इसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, हमें भी पसंद करवा के ही छोड़ेगी। अच्छा, तो हमने इन सब चीजों को मिक्स कर लिया और लॉट्स ऑफ आइस, बर्फ डालेंगे और ये आपकी जो है शरबत तैयार है। और ये इस तरह से सर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं, प्लीज ग्लास में। ये जो आपने जिस तरह से बोल में रखा हुआ है, दिस इज अ ब्रिलियंट वे ऑफ सर्विंग इट। जग के बजाय जो है वो एक बोल में। अक्सर घर में जो है हम लोग पॉट्स में ही बनाते हैं, जो अक्सर दावत में आपने देखा। जी। तो पॉट में होते हैं, बिल्कुल। हाँ, वो ग्लास आ रहे। ले लेती हूँ। लाल शरबत दूध। लाल शरबत दूध। हम भूल गए आपने क्या बोला था। नहीं सुना, ऑडियंस ने नहीं सुना। बोल जाती हूँ कभी। अच्छा, तो ये आपने इसको सर्व किया है बड़े खूबसूरती से, और इसपे ये जो है ये क्या है? ये कैबेज है, पर्पल कैबेज है। हम ग्रीन कैबेज आता है, पर्पल कैबेज है। आइसबर्ग भी यूज कर सकते हैं, लेटस भी। मुझे लगता है आइसबर्ग का फ्लेवर मुझे ज्यादा क्रंची अच्छा लगता है। मुझे क्यों लग रहा है कि इस जो आपके फ्रेंच फ्राइज है इसमें भी कोई कोटिंग है। हाँ, मैंने फ्राइज को क्या किया, वॉश करके सोक कर लिया, उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर डस्ट किया, वापस से उसको डस्ट करने के बाद फिर डीप फ्राई कर लिया। अच्छा, मैं एक और वेरिएशन भी देना चाहती हूँ, सिंस ये टोर्टियाज हैं और टोर्टियाज इज वेरी मैक्सिकन। सो मैक्सिकन अगर हम इसमें नाचोस भी अगर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं, ऊपर जैसे फ्रेंच फ्राइज की जगह। हाँ, फ्रेंच फ्राइज की जगह आप ये टोर्टियाज को कट करें नाचो शेप में। वाह, क्या आपने आइडिया दिया। मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जाले जो है वो मेरे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे फन है, और मुझे कुकिंग का एक्चुअली बहुत शौक है। और मैं ऑनेस्टली ये बताऊं, जितना ज्यादा कैथार्टिक कुकिंग होती है ना, जितना ज्यादा आपको सुकून कुक करके और लोगों को खिला के और देख के जो उनकी शक्लों पे और वो जो आफ्टर तारीफ है ना, हाँ, अप्रिसिएशन। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि तारीफ करें, मतलब आपने इंकरेज करना है लोगों को खाना बनाने में, तो आप उनकी तारीफ करें। अच्छा सोबिया जानू, एक चीज मैं कहूंगी कि अभी तक आपने कुछ बेक करके नहीं खिलाया। अच्छा, मुझे बेकिंग का शौक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल की जो रेसिपी है ना वो बेक हुई होगी।
बेक ही होगी। ग्लैम गैस वालों की तरफ से जो हमारे अप्लायंसेस है। अरे हमने आज आप लोगों को ये बताया कैसे नहीं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे शो का, जिसमें KFC है, जो हमारे फूड पार्टनर है, जिसमें पेप्सी है, जिसमें सनरिज है, जिनका आटा है चक्की का, जिसके बारे में क्या कहा जाता है, कहते हैं चक्की का जो आटे की जो खास बात है वो आपकी रोटी को रखता है नरमा नरम, और उसमें है B12 जो कि आपके प्यारों को दे हिलायत भरा फ्लेवर एक्साइट। हमें आपके प्यारे तो आप हमें देंगे। और ये जो हमने यहाँ पे ग्लैम गैस की तरफ से रखा हुआ है, तो इसमें अब मंशा की तरफ से ये मेरी एक रिक्वेस्ट आई है, एक और रिक्वेस्ट आई है कि हम बेकिंग करें, क्योंकि मुझे बेकिंग का ज्यादा शौक है कुकिंग से ज्यादा। कुछ मुझे लगता है चूल्हे के सामने खड़े होना ना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली जब गर्मी का मौसम आ जाता है। तो मुझे होता है चीजें आप अवन में डाल के छोड़ दें और वो पक जाएं और बस हम खा लें। अच्छा, मेरा एक और भी आप लोगों से नाज़रीन, क्योंकि ये शो आपका है, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, दिस इज योर शो, यू नीड टू बी मोर इंटरैक्टिव। हमारी तरफ आप अपनी तजावीज़ भेजिए और आप हमारी तरफ, जैसे मैं और मंशा हमेशा अपनी राय दे रहे होते हैं सोबिया को, अगर आपके पास भी कोई इस तरह के अमेजिंग से और ट्विस्ट वाले रेसिपीज है, बिकॉज आप सोबिया को जान गए होंगे, नॉर्मल खाने से रिक्वेस्ट करें कि ये बना के सिखाएं। आपको मैं बताऊं, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आई, बट वो रिक्वेस्ट थी आफ्टर इफ्तार स्नैक्स। अच्छा, तो मैंने कहा चला इस पे भी काम करेंगे, और मुझे बोला गया कि इफ्तार स्नैक्स का क्या जी मतलब बिल्कुल, इफ्तार के बाद तो इफ्तार खुद स्नैक होता है, स्नैक के बाद उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई। फिर मुझे उसके बाद आई कि लोगों को कढ़ाई, हांडी, ये सब भी सीखना है। बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल मैं भी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एंड तक जाते जाते ना हमारे रमजान दस्तर पे ना वो कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव आएगा, वो लाजिम आएगा, आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सब जो है हमारे शो का हिस्सा बने हैं। और हमारा अब रोजा खुलने जा रहा है, आपका भी रोजा खुलने जा रहा है, तो दुआ गो रहे हैं, हमारे लिए दुआ गो रहे हैं, अपने लिए दुआ गो रहे हैं। और हम इजाजत चाहेंगे आपसे, आप कल फिर से आके देखिएगा जहाने रमजान ओनली ऑन 365 मेरी तरफ से, मंशा की तरफ से और सोबिया की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।